सुनने जा रहे हैं आखिरी बार दाऊद इब्राहिम को सामने से देखने वाली भारतीय पत्रकार को, शीला रावल मैम। वो सामने बैठा व्यक्ति दाऊद इब्राहिम है, आप एकदम कंफर्म हो चुकी हैं और अब आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंग्लिश चेयर होती है वैसी चेयर पे वो बैठे थे। दाऊद ने आपको देख लिया था? बिल्कुल बिल्कुल। आप वलीमे में जा रही हैं दाऊद इब्राहिम की बेटी के, पूरी उस जर्नी को बताएंगे कि कैसे हुआ था। कैमरामैन अलाउड नहीं था और मुझे भी कहा गया कि आप। बट अभी दाऊद इब्राहिम कहाँ है और क्या कर रहा है? वो आतंक का नेटवर्क ही चलाता है या फिर उसका नेटवर्क और बड़ा हो गया है? मेरा अंदाजा है वो। तो आप बहुत सारे गैंगस्टर से मिली भी, बहुत सारे लोगों से बात भी की, सबसे क्रूएल आपको कौन लगा? शातिर, क्रूएल नहीं, जिसपे शायद आप खुल के भरोसा ना कर सको, वो शायद। दाऊद तक कभी पहुंची हमारी एजेंसी? अब धुरंधर जैसी मूवी देख के। तो जिस दिन धमाके हुए उस दिन आप ऑफिस में थी, कहाँ थी, क्या हुआ था? बस पहुंचे ही थे, धड़ाम से आवाज आया कि एयर इंडिया बिल्डिंग में। जीवन में पहली बार मैंने इतनी सारी लाशें देखी। और ये जो धमाके किए गए ये अयोध्या का बदला था? अब बाबरी मस्जिद ढाई थी तो बात तो वही थी। वो तब तक भाई बन चुके थे तो लोग भाई से मदद मांगने गए कि अपनी कौम को मार रहे हैं, मुसलमान को पीट रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। वो तो हकीकत है। अब मैम जब आप इन सब से मिलते हो या मिल रहे होते हो तो आप पे नजर रहती है एजेंसियों की? कोई बात ही नहीं है। आप जो डिजिटल गैजेट लेकर घूम रहे हो वही आपका जासूस है। वो आपके बारे में सब बता देता है, आपका लोकेशन बता देता है, आपकी बातचीत बता देता है। ये वॉर क्यों हो रही है? इसके पीछे है क्या एप्स्टीन फाइल कहीं से? कुछ लोग दुनिया में पावरफुल है, जिसको एलीट बोलते हैं दुनिया के, और उनका मानना है कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज उनके हाथ के नीचे आए। क्या दुनिया में कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया को चला रही है? बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। वो रूल करते हैं, वो तय करते हैं किसी देश में क्या होगा? अब जब आंखों से देख रही हूँ तो ये मानने का कारण लग रहा है कि हो सकता है। बट आप एग्जाम्पल तो ऐसे ही दे रहे हो कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ गया उसको फिर ये लोग। दिखता है आपको। एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ? अभी क्यों ईरान में हुआ? ईरान ने क्या किया था तो हुआ ना। क्या ये जंग अमेरिका हार चुका है तो मैं नहीं बोल सकती वर्डिक्ट के साथ, पर लग रहा है कि पलड़ा उनका भारी नहीं है। तो ये इजराइल और अमेरिका, ईरान जो लड़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई सीक्रेट सोसाइटी है? एप्स्टीन के हैंडलर कौन थे? अब बहुत खुल के आ गया जो आप सवाल पूछ रहे हो ना। दोस्ती से याद आया कि वॉर के जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर का इजराइल जाना, वो क्या इंडिकेशन था? सबसे पहला जो समझ में आता है कि हमने खुले से इजराइल। इंट्रो से आप समझ चुके होंगे कि बातचीत किस दिशा में जाने वाली है, मगर आप ये बात उन भारतीय पत्रकार से सुन रहे हैं जो आखिरी बार दाऊद को सामने से देखती हैं, वो भी साल 2005 में। कहां? दुबई में। वो कैसे वहां पहुंची थी? धुरंधर फिल्म में दाऊद को जैसा दिखाया गया वो वैसा है या नहीं? वो क्या कर रहा है, जिंदा है या मर गया है? आप उन भारतीय पत्रकार से ये सब कुछ जानने वाले हैं जिनके सामने एक बड़ा गैंगस्टर 3 बुलेट खा करके लेटा है और वो उसका इंटरव्यू कर रही हैं। ये वो भारतीय पत्रकार हैं जिनका 35 सालों का अनुभव है और पिछले 24 सालों से खुफिया एजेंसी की दुनिया को दुनिया भर में कवर कर रही हैं। नीरव मोदी का पहला इंटरव्यू भागने के बाद या मेहुल चोकसी का इन्होंने किया था। ये वो भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के सबसे खास छोटा शकील के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, उसके आवाज की पहचान की थी। शीला रावल जी, जिन्होंने किताब भी लिखी है गॉडफादर ऑफ क्राइम्स, दुनिया के टॉप 16 मोस्ट वांटेड से ये मिल चुकी हैं, जिसमें से 15 जिंदा हैं। और उनके बारे में जब ये लिखा तो इन्हें किस तरीके की धमकियां मिली और खुफिया एजेंसियां किस तरीके से इन पर काम करती हैं, ये सब कुछ स्पाई वर्ल्ड को आप समझने वाले हैं। और मज़ेदार बात ये कि इसी कड़ी में आपको आगे चल के पता चलेगा कि इजराइल, ईरान और अमेरिका की जो वॉर है उसके पीछे कौन लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। वो पर्दे के पीछे से सारा खेल कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड सीक्रेट सोसाइटी है क्या, ये आपको पता लगने वाला है। आपको पता लगने वाला है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच कोई तनाव है और आगे कुछ ऐसा हो सकता है जो ईरान से जा करके जुड़े। बहुत सारी बातें हैं। अब मुझे लगता है इंट्रो में ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए।
शीला रावल मैम, 35 सालों का पत्रकारिता का अनुभव। अब हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको इस पूरी बातचीत में कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो मुझे भी पहली बार पता लगी हैं, तो आई होप ये आपको भी चौंकाएंगी। शुरू करते हैं शीला मैम के साथ टेबल टॉक। शीला मैम, बतौर जर्नलिस्ट आप दुबई में हैं और आप वलीमे में जा रही हैं दाऊद इब्राहिम की बेटी के। पूरी उस जर्नी को बताएंगे कि कैसे हुआ था, ये कैसे आप वहाँ पहुँची, कैसे आपको जाने कैसे दिया गया, इनविटेशन कैसे आया, ये सारा अगर दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। स्टार न्यूज़ में थी तो जाना तो था ही, और वीज़ा नहीं मिली थी, किसी ने हेल्प कर दी तो वीज़ा मिल गई। मिर्ची, इकबाल मिर्ची के साडू का अचानक फ़ोन आया, किसी और काम के लिए आया था। कौन है ये इकबाल मिर्ची, कौन था? दाऊद का जो वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड, जो ड्रग का किंगपिन कहलाया जाता था। यूएन में उनका नाम भी था बतौर ड्रग किंगपिन के, और लंदन में रहते थे लेकिन उनकी होटल वगैरह दुबई में थी। तो किसी का फ़ोन आया और मुझे चिंता में दे, बस मेरी आवाज़ सुन के कहा कि क्या हुआ। उनको लगा मैं दुबई में होंगी, मैं नहीं थी। तो उन्होंने कहा अच्छा वीज़ा नहीं है। मैंने कहा वीज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में करवाता हूँ। फिर कहानी बता चुकी हूँ लेकिन फिर बता रही हूँ कि जब मैं, उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, ऐसे मोबाइल नहीं थे जैसे स्मार्टफोन आते हैं, और घर गई तैयार, 3 घंटे नहीं आई तो बोले आप निकलो एयरपोर्ट के लिए, जब पहुंचोगी 8 बजे की फ़्लाइट थी शाम की, तो आ जाएगी। और घर से निकली तब तक फ़ोन नहीं आया। चिंता हो रही थी कि भाई जाएंगे कि नहीं जाएंगे। रास्ते में फ़ोन आया कि आप फैक्स नंबर दे दो, तब फैक्स हुआ करते थे। कहीं रुकी किसी दुकान से, जो ज़ेरोक्स वाली दुकान होती है, वहाँ से फैक्स नंबर दिया। मुझे एक पेपर आया जिसमें मेरी वीज़ा थी 1 महीने के लिए, और वैसे मैं दुबई पहुँची। शायद उनको भी बात करनी थी मेरे से। उनका केस फंसा पड़ा हुआ था, प्रॉपर्टी फंसी पड़ी हुई थी। उनकी पहली पत्नी और जो बेटा था जुनैद, उसका इंडियन पासपोर्ट बनना था, वो नहीं बन रहा था, केस चल रहा था, वो सब था। तो शायद उस बारे में बातचीत करनी होगी, ऐसा मेरा अनुमान था। तब तो मैं नहीं जानती थी। और मुझे लेने के लिए रात में 11:30 बजे मैं उतरी, तब मुझे लेने के लिए गाड़ी भी भेजी थी। और मुझे पूछा कि आप कहाँ जाओगे पहले, तो मैंने कहा जिस काम के लिए आई हूँ वहीं करूँगी पहले। फिर मैं हयात गई और कपड़े चेंज करके पीछे के दरवाजे, जो बैंक्वेट का दरवाज़ा होता है, वहाँ गई जहाँ कमांडो थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। फिर किसी को पूछ के आए, जाबिर मोती वाले आए थोड़ी देर में, और थोड़ी बहस की, आप लोग क्या चला रहे हो सुबह से टीवी पे, ये वो। और हाइप था उस दिन, तो पूरे स्वाभाविक है कि ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, तो इंडियन मीडिया तो वहीं कवर कर रही थी। तो मुझे कहा देखो आप सुबह से ये चला रहे हो, वो वहीं फ़ोन से आवाज़ आई और उन्होंने कहा जी, और क्लियर है। मेरे हाथ में एक पर्स था, मोबाइल था। उस ज़माने में ब्लैकबेरी आया करते, तो मेरे मोबाइल था लेकिन कैमरा मैन अलाउड नहीं था, और मुझे भी कहा गया कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा मोबाइल लिया नहीं था, पर मेरे साथ 2 एस्कॉर्ट थे जो मुझे ले गए अंदर। ये जाबिर मोतीवाला कौन था और फ़ोन किसका आया? फ़ोन मेरे ख्याल से छोटा शकील का होना चाहिए, जिस तरह से जवाब दिया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कोई तो देखता होगा या किसी को पूछा होगा। मैं तो जावेद मियादाद ने इनविटेशन दिया था इसलिए गई थी। तो जब अंदर जाने दिया तो मेरे साथ 2 एस्कॉर्ट थे। जाबिर मोतीवाला पाकिस्तानी है, और तभी डी गैंग में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल था, हिस्सा था। फिर अंदर गई तो अंदर क्या था? मेरे साथ 2 लोग थे। एक जो बंदे थे उन्होंने कहा बात करते करते आप आधा घंटा क्या, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि वलीमा चल ही रहा था, रिसेप्शन, तो गेस्ट आए हुए थे, मंच पे जा रहे थे, तो मुझे बोला कि थोड़ा मंच खाली करेंगे फिर आपको ले जाएंगे। बट बतौर जर्नलिस्ट तो आप गई होंगी, तो आम बाराती की तरफ से तो गई नहीं।
आप देखते हो, आप वातावरण को एब्सॉर्ब करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ से तुरंत बाहर निकल के स्टोरी करनी है। आपकी जवाबदेही आपके टीवी चैनल के प्रति होती है, और आप घूमने तो नहीं गए थे, आप तो घटना को कवर करने के लिए गए थे ना। तो जब आप कवर करने गए हो तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से चलता है कि भाई क्या देखा है, क्या स्टोरी करनी है, दिमाग में तो वही चलता है। और आंखें किसको ढूंढ रही थी? जो एक ही इंसान को ढूंढती है भाई, जिसकी बेटी की शादी है, वो बंदा वहाँ है कि नहीं है, क्योंकि सुबह से चैनल चला रहे थे कि वो नहीं है, तो हाँ मैं ढूंढ रही थी कि वो बंदा है कि नहीं। और बहुत बार छोटा शकील से बात हो चुकी थी, तो मेरा अंदाज़ा था कि शायद मुझे रूबरू मिल सकते हैं दोनों। पर मंच पे गई, फ़ोटो हुआ, वीडियो हुआ, वापस आई, बैठी, जब पलट के जा रही थी तो मेरा ध्यान गया जहाँ सारे पुरुष वर्ग बैठे थे, कि बड़ी सी जो इंग्लिश चेयर होती है वैसी चेयर पे वो बैठे थे। और 2 सेकंड के लिए लगा कि कोई रिश्तेदार होगा, वैसा तुरंत क्लिक नहीं हुआ, पर फिर मेरी ट्यूबलाइट जली कि ये तो वही इंसान है जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शक्ल तो बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने फ़ोटो में देखी थी, सब सेम था, इसलिए मैं बहुत जल्दी पहचान पाई। फिर आपने मिलने की कोशिश की? जी बिल्कुल, पूरी रात भर चलता रहा सिलसिला। वो सामने बैठा व्यक्ति दाऊद इब्राहिम है, आप एकदम कंफर्म हो चुकी हैं, और अब आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मुझे नहीं जाने दिया वहाँ पे, बोले अभी नहीं, इवेंट चल रहा है, इवेंट के बाद होगा। दाऊद ने आपको देख लिया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई वो तो अपनी बेटी और जो स्टेज पे चल रहा था वो देख ही रहे थे, इसलिए वहाँ बैठे थे ना। तो जो स्टेज से उतर रहा है उन सबको पे तो नज़र होती ही है। अब दुआ सलाम की हुआ, मुझे लोग सच माने कि नहीं माने, चलो आज मैंने आपको ये बताया, मैंने टीवी में कवर भी किया। मज़े की बात है कि मुंबई पुलिस को पता था, क्योंकि कहीं उसके बाद में किसी कन्वर्सेशन में आया, और मेरे साथ जब एक बार बात हुई तो बोला कि आप इकलौती थी जिसको हमने अंदर आने दिया, तो ही कन्फर्म्ड इट, मैं कन्फर्म करूँ उसके पहले। एक बात बताइए मैम, कि आप गई कवरेज के लिए, आप इकलौती पत्रकार थी इंडिया से, और बाकी लोग नहीं जान पाए, आप कह रही मुंबई पुलिस को भी पता था सारा कुछ? नहीं, आने के बाद पता चला। आने के बाद? बिल्कुल, पहले नहीं पता था? नहीं, पहले कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब ये था कि भाई उसका तो साम्राज्य चल रहा था दुबई में? तो कोई सवाल ही नहीं था ही। और दाऊद के साथ जो एक ना सिर्फ वो डॉन तो था नहीं, या देखो, फिर ये जब घटनाएं ऐसी होती, इवेंट होती है, इट वाज वेरी सिंबॉलिक कि आपकी छाती पे करूँगा, ये तो था ही। पाकिस्तान में ही कर सकते हैं, बाकी की शादी हुई पाकिस्तान में, दुबई में क्यों की? वो चैलेंज था एजेंसियों को? सब पॉसिबली बिल्कुल था, हमारे सिस्टम के सामने वो चीज़ें हुई। आपकी छोटा शकील से बहुत बार फ़ोन पे बातचीत हुई है, कई बार, और आपने छोटा शकील की आवाज़ की पहचान भी की है कोर्ट में, गवाही दी उनके खिलाफ में। तो जब आपने गवाही दी छोटा शकील के खिलाफ भरत शाह वाले मामले में, तो फिर छोटा शकील की तरफ से आपके पास दोबारा फ़ोन आया, धमकी मिली? नहीं, जब ये भरत शाह का अरेस्ट हुआ और मैं इंडिया टुडे में थी, और जब कहानी करने की बात आई, तो मैं, जाहिर है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, तो आप मुंबई पुलिस के पास ही जाओगे, और डी शिवानंदन जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे। मुझे कुछ हिस्सा मिला, जो उनकी बातचीत थी उसका, वो कवर स्टोरी बनी, और मैं खुश हो रही थी। उसके बाद में मैं अपने निजी काम के लिए 3-4 हफ्ते छुट्टी पे थी, मैं अमेरिका गई हुई थी, और मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि MCOC कोर्ट से सर्च वारंट आया है, ऑफिस का प्रीमाइसेस चेक करेंगे कि आपने जो इंटरव्यू किया था उसकी टेप कहाँ है। और फिर मेरा ऑफिस के जितने कलीग थे उसकी मौजूदगी में ड्रॉअर तोड़ा, उसमें जो भी मौजूद था वॉइस सैंपल, शायद उस इंटरव्यू का नहीं, कहीं पहले का भी जो भी था, वो पंचनामा करके ले गए ताकि वो कायदे से एविडेंस में आए।
मुझे तब, जब आप एक पत्रकार स्टोरी ढूंढता है, अपने बीट पे काम करता है, तब उसको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि उस समय मुझे नहीं था कम से कम कि इसका फॉल आउट क्या हो सकता है मेरे लिए। तो आपको स्टोरी मिल जाती है, आप खुश भी हो जाते हो, बहुत अच्छा हो गया और आपने झंडे गाड़ दिए, ऐसा सब लगता है। पर बाद में समझ में आया कि डी शिवानंदन बहुत चतुर पुलिस ऑफिसर थे। मुझे उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का गवाह बना दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये मूव जो पुलिस की है मेरी करियर ख़त्म कर देगी। मेरे पे कोई भरोसा नहीं करेगा जिस भरोसे से बात करते हैं। तो मुझे बुरा भी लगा, मैंने रेजिस्ट भी किया, मैं जाके उनके साथ बहस भी हो गई मेरी कि ये आपने क्यों किया। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि आप जैसे सिटीज़न अगर नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा। तो मुझे गवाह बना दिया और फिर 6 दिन मैं MCOC कोर्ट, मैंने इन कैमरा मांगा था ट्रायल। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ट्रेड सीक्रेट सबके सामने आ जाए, कैसे मैं काम करती हूँ, क्या करती हूँ। तो भरत शाह और नाजिम रिजवी दोनों के जो जितने भी रसूखदार क्रिमिनल एडवोकेट थे उनको डिफेंड कर रहे थे, सब ने मेरा क्रॉस किया। 6 दिन तक सुबह में 11 से 2 बजे तक मेरी रोज़ गवाही हुई, मेरे को क्रॉस किया गया, सारी टेप बजाई और क्या सवाल नहीं पूछा होगा, सारे सवाल पूछे। मुझे बोला कि पहचानो, मैंने तो कभी छोटा शकील को देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता था वो दिखते कैसे। मैंने कहा जिस आवाज़ ने अपने आप को पहचान दी है उस आवाज़ ने मुझे बोला मैं ये हूँ, तो शायद मैं जिससे बात कर रही हूँ वो है। और फॉरेंसिक में वो शिनाख्त हो गई, उन आवाज़ की पहचान हो गई, तो एविडेंस बन गया। ऐसा बिल्कुल होता है भाई, आप पे कोई भरोसा करके फ़ोन करता है। पर मैं एक बात तो शायद डी गैंग को भी पता है और मुझे भी पता थी कि जब ऐसी कोई कन्वर्सेशन किसी पत्रकार के साथ होती है, चाहे इंडिया टुडे है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी मीडिया है, तो ओवरसीज से आने वाली ऐसी कॉल तो रिकॉर्ड होती ही होती है। तो कोई सीक्रेट तो था नहीं उस चीज़ में। पर पूरी दुनिया के सामने गवाह बन के खड़ा रहना एक प्रेशर ज़रूर था। और उस दौरान तो मुझे बुरा लगा था कि मेरे साथ ये हो गया कि आपको खड़ा कर दिया और आपने ये करना था। पुलिस ने मुझे बोला आपको प्रोटेक्शन चाहिए, क्या करती मैं, घर वाले मेरे क्या सोचते। पत्रकारिता का वो दौर था, तो आप नए नए थे, आप कर रहे थे, तो जुनून में चीज़ें कर जाते हो, लेकिन फिर बाद में सोचते हो कि भाई घर में 2 पुलिस बाहर खड़ी रहेगी तो मेरे पेरेंट्स पे, मेरे परिवार वाले पे क्या असर होगा उसका। खैर गलत कुछ किया नहीं था और मेरे हाथ में कुछ नहीं था ना, मैंने तो नहीं किया था। तो देन आई वेंट विद द फ्लो, गवाही दी, हुआ 4-4.5 साल तो कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद में 4.5 साल के बाद में फ़ोन आया मुझे एक दिन अचानक, और मैं थोड़ा हंसी भी कि तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई भी सेंसिटिव सब्जेक्ट पे रिपोर्टिंग करते हो तो या तो सिस्टम आपको परख लेती है और आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, बिल्कुल उनको पता होता है। और जिनके बारे में करते हो अगर वो क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको पहचानते हैं और आपकी पूरी खबर रखते हैं। और मैं बिल्कुल ही मानती हूँ कि जो 6 दिन कोर्ट रूम में हुआ उसकी रिपोर्टिंग शब्दशः हुई होगी, दाऊद और डी कंपनी को, कोई सवाल ही नहीं है। फिर आपसे क्या बोला शकील ने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। और आपको फ़ोन करके क्या वो मतलब कोई कुछ घटना हुई थी उसके बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था उन्होंने। बड़ा चैलेंजिंग होता है। जैसे आप लगभग 2 दशक तक मुंबई में पूरे अंडरवर्ल्ड को कवर किया, फिर आप लगातार स्पाई वर्ल्ड को भी कवर किया। मैं आगे स्पाई वर्ल्ड पे आऊँगा और उसको जानूंगा कि वो दुनिया कैसे काम करती। बट एज अ रिपोर्टर, एज अ वुमेन रिपोर्टर, ये सब कितना चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ी बात कि जब आप ये एकदम दोधारी तलवार है ना, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ ये और दोनों के हाथ में गन है और आप बीच में खड़े हो।
तो मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि डर लगा होगा, और अभी भी जब आप बात करती हैं तो भी एक तरीके की दो धारी, तो आप जब उनको संबोधित कर रही हैं शकील को या दाऊद को तो उनको कह रही हैं, तो अब दुनिया एकदम बहुत बाइपोलर में है कि नहीं, उनको उसको सम्मान कैसे दिया जा रहा है? ये तो मुझे पूछ चुके हो, दोबारा पूछ रहे हो, तो मैं उसका एक ही जवाब देती हूँ कि जब हम बात करते हैं, जैसे आप जहाँ से आते हो, जिस धरती से आते हो, वहाँ खुद को भी आप बुलाते हो। आप हम आए थे, हम गए थे। मैं तो आपके रीजन में बोलते नहीं है। आप प्रयागराज से आते हो तो आप बोलोगे हम यहाँ आए थे, हम। अब मैं मुंबई से आती हूँ, अब मैं बोलती हूँ, मैं नहीं कहती हम आए थे। तो आपकी तहजीब है, आपके आपके प्रांत में आप अपने आप को भी सम्मान देते हो। आप नहीं कहते हो मैं आया था, मैं गया था, आप कहते हो हम आए थे। बट डर लगता था इस तरह की रिपोर्टिंग में? भाई डर लगता होता तो काम ही नहीं होता। डर तो जहन में होता ही नहीं है। आप काम कर रहे हो, आपका पाला बहुत सारे लोगों से पड़ता है। अभी अभी आप देखते हो कि जब छोटे कस्बे में या कहीं झारखंड में देखो, यूपी में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, पत्रकारों की हत्या हो रही है। कौन मार रहा है उनको? कौन सा अंडरवर्ल्ड मार रहा है? पत्रकार को खतरा हर जगह से होता है जब वो सच बोलने की कोशिश करता है। सच की बात नहीं है, जब वो ऐसी रिपोर्टिंग करता है जो शायद किसी को नुकसानदेही हो, तो जो जिसका नुकसान हो रहा है वो आपका दुश्मन बन जाता है। बट आपने अंडरवर्ल्ड इतना कवर किया, आप बहुत सारे गैंगस्टर से मिली भी, बहुत सारे लोगों से बात भी की, सबसे क्रूएल आपको कौन लगा? मेरे सामने तो हत्या ही नहीं हुई है, बट पर बातचीत से एक साइकिल शातिर, क्रूएल नहीं, शातिर बोलो, क्योंकि मैं जब भी कोई गुनाह हुआ तो मैं कोई स्पॉट पे नहीं थी, तो मैं नहीं बता सकती आपको कि कौन दिमाग का बहुत गर्म था, ये नहीं बता सकती। पर ये बता सकती हूँ कि शातिर कौन था। तो मुझे लगता है इतने सारे लोगों से मैंने बात की, उसमें से जिस पे शायद आप खुल के भरोसा ना कर सको, वो शायद अबू सलीम था। अबू सलीम? हाँ, मतलब वो बात आपसे कर रहे, कहा मैं अमेरिका से अबू सलीम की पत्नी का इंटरव्यू करके आई थी, जो स्टार न्यूज़ पे चला, पूरे दिन चला था, और वो जेल में थे। तो जाहिर है कि टीवी तो है, तो पता तो चल ही गया होगा कि मेरी पत्नी ने लंबा चौड़ा कुछ बोला है। और मुंबई धमाकों की कुछ परतें उसने खोल दी थी जो उस तरफ की थी। पुलिस, हमने जो जाना वो पुलिस की तरफ से जाना, पर जो समीरा ने बताया वो उनकी तरफ से बताया कि भाई वहाँ क्या हुआ था और उसके साथ क्या हुआ था जब वो धमाके हुए। तो उसने जो, अब केस तो चल ही रहे थे, धमाके के केस चल रहे हैं, हत्या के केस चल रहे हैं, शर्ती उसका एक्स्ट्राडिशन हो चुका है, वो शख्स जेल में है। और कुछ स्टोरी आई थी, फिर उनके जो डिफेंस के एडवोकेट थे वो मेरे जानकार थे, तो मैंने उनको बोला मुझे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि आप साथ में चलो। तो मैं एक दिन आर्थर रोड गई उनके साथ। फिर उनको तो समय मिलता है अपने क्लाइंट से बात करने के लिए। तो एक खाली रूम था कोर्ट के नीचे। जब कोर्ट का सेशन ख़त्म हो गया, उस दिन के लिए एडजर्न हो गया, तो आरोपी को नीचे लाया और वो बैठे थे उनके वकील, मैं भी थी। तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि शीला है, ये वो है। तो मुझे देखते ही उससे बोला कि पापा कैसा लगता है। वो अपने बेटे को पापा बुलाते थे। आई थिंक उसके बेटे का नाम, अगर मैं भूल नहीं रही तो आमिर। तो उनको एक बेटा था, बेटा है। तो उन्होंने कहा कि पापा कैसा था, आप पापा से मिले? तो मैंने कहा आपकी पत्नी ने आपके बेटे से मिलने नहीं दिया। शायद उसके लिए वो तसल्ली थी कि मेरे बेटे से नहीं मिल रही। तो मैंने कहा वो घर में तो था बच्चा, लेकिन मैं नहीं मिली उस दिन, उसको बाहर नहीं आने दिया था। और बिल्कुल ऐसे मैं वो करके तो आई हो, मिल के तो आई हो। अच्छा। सो आपको अंदाज़ा आता है कि मैंने सुना कि वहाँ कमिटमेंट नहीं है। बाकी अगर आप बाकी के डी गैंग के या राजन गैंग के, अरुण गवली या अश्विन नायक, किसी की भी बात करो, थोड़ा सा पत्रकारों के लिए या ऐसा एक डेकोरम है
चाहे आप किसी से भी मिले हो। तो बिल्कुल वो कॉन्शियसनेस, मतलब वो लेवल होता है अलर्ट लेवल की आप पत्रकार से मिल रहे हो। इसका थोड़ा सा अलग था कि आप यहाँ भरोसा नहीं कर सकते। अबू सलेम से ऐसा उस दिन इट वाज वेरी मेनेसिंग जिस तरीके से मुझे पूछा। हालांकि उन्होंने अपने वकील को नहीं डांटा मेरे सामने, कुछ कुछ बातें भी हुई जो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि हमारी उस दिन खाली कोर्ट रूम में क्या बात हुई, लेकिन लगा कि ठीक करके नहीं आए वहाँ से। तो मैम ये जब सारा कुछ चल रहा था, पूरा गैंग वॉर चल रहा था मुंबई, तब आप मुंबई में तब कब रहती थी? जी, और जब ये 93 के ब्लास्ट हुए तब आप? बिल्कुल मुंबई में थी। तब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। और बट ये जैसे गैंग वॉर चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तब तक तो ये गैंगस्टर हुए, लेकिन उस एक इंसिडेंट के बाद दाऊद इस देश के लिए आतंकवादी हो गया, भगोड़ा आतंकवादी। वो जब सब कुछ हुआ, नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, यूएन नोटिफाइड। वो जो इंसिडेंट हुआ, आपकी रेड कॉर्नर लगी हुई है। आप अबू सलेम, ये जो धमाके में शामिल थे वो तो सब टेररिस्ट कैटेगरी में उस दिन से आ ही गए। दाऊद है, अनीस इब्राहिम है, अबू सलेम, टाइगर मेमन ब्रदर्स, वो सब फिर वो टेररिस्ट कैटेगरी में आएंगे क्योंकि सीरियल धमाका था। तो जिस दिन धमाके हुए उस दिन आप ऑफिस में थी, कहाँ थी, क्या हुआ था? पहला धमाका हुआ तब पता चला कि स्टॉक एक्सचेंज में हो गया है, तो फिर हम निकले ऑफिस से बाहर। 12 मार्च 1993। शाम दोपहर का जब भी पहला धमाका हुआ तो आप रिपोर्टिंग करने निकले स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। लोग वहाँ से भाग के आ रहे थे, हम उल्टा जा रहे थे देखने के लिए कि हुआ क्या। और जब बस पहुँचे ही थे, सब लहूलुहान, शीशे टूटे हुए, खून है। और पता चला धड़ाम से आवाज़ आया कि एयर इंडिया बिल्डिंग में हुआ। तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज से एयर इंडिया बिल्डिंग गए। फिर पता चला कहीं और हुआ, सबब में हुआ था। फिर हॉस्पिटल में गए क्योंकि सारे शव ले जा रहे थे, जो दक्षिण मुंबई की अस्पतालें थी वहाँ ले जा रहे थे। तो फिर मुझे फिर रास्ते में एयर इंडिया बिल्डिंग के पास मुरली देवरा मिल गए। और अगर पॉलिटिशियन साथ में होते हैं आपके तो एक्सेस हो जाती है, नहीं तो कॉर्डन ऑफ होता है। तो फिर मैं उनके साथ चली और उन्हीं की गाड़ी में फिर बाकी के 2-3 जगह पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवड़ा, हाँ जी, कांग्रेस में थे तब। तो उनके साथ फिर मैं 2-3 वेन्यू पे गई और फिर अस्पताल में भी गई ताकि आपको आंखों देखा मिले हाल। और शाम को कुछ 9:30-10 बजे अखबार बंद होता है 12 बजे रात में, तो आप जाके फिर रिपोर्ट लिखोगे, फिर घर जाओगे। जीवन में पहली बार मैंने इतनी सारी लाशें देखी, पहली बार। और जली हुई लाशें देखी जब हम जीटी हॉस्पिटल गए थे, वाडिया हॉस्पिटल गए थे, पहली बार। जब से आप पढ़ के पत्रकारिता शुरू की है, आप लड़की हैं, आप स्मशान जाती नहीं है शव जलाने के लिए, बहुत कम मौका मिलता है आपको मुर्दे देखने का। पर पहली बार मैंने अपने जीवन में कि लोग घायल होकर एयर इंडिया बिल्डिंग से भाग रहे थे, वो नज़ारा बेहद पीड़ादायी था। क्योंकि मैंने जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी कवरेज की थी, और आप जब कह रही हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको महसूस कर पा रहा हूँ। मैं तो बॉडीज़ नहीं देख रहा था, लेकिन वो जलने की बदबू क्या होती है वो आपके कपड़ों में बस जाती है। और एयर इंडिया जो ये अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जब मैं था, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ का वो सबसे टफेस्ट कवरेज थी कि पूरे वातावरण में उसी तरीके का गंध है। मायूसी होती है क्योंकि जब आप 250-300 लोगों की मरने की खबर सुनते हो, आप बिखरे हुए शीशे देखते हो, आप तो एक वो अपने आप में एक अनुभव है। आप बतौर पत्रकार, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, ये सारा प्रोफेशनल हैज़र्ड है आपके, लेकिन वो नज़ारा जहन से जाएगा नहीं, वो रहेगा। क्योंकि और इतना बड़ा ये जब हो गया धमाका, कब पता चलना शुरू हुआ कि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है? वो आपको जानना है विस्तृत तरीके से तो
शिवानंदन और राकेश मारिया ने किताब लिखी है, वो थ्रेडबेयर आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन 2-3 दिन में एक स्कूटर मिला था माहिम से। राकेश मारिया शायद ट्रैफिक में थे और डिपार्टमेंट में, मुंबई कमिश्नर जी, और उन्होंने एक स्कूटर पाया था और स्कूटर में चाबी थी नहीं थी, कुछ सुराग मिले और वो सुराग करते हुए वो मेमन के घर पहुंच गए थे। दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन 93। फिर पूरी घटना सामने आई कि भाई ये लोग हैं। और ये जो धमाके किए गए ये अयोध्या का बदला था? तब तो बाबरी मस्जिद ढाई थी तो बात तो वही थी। जो बातचीत रिकॉर्ड की गई और जो बाद में चश्मदीद आए टाडा कोर्ट में, उन्होंने बताया कि भाई ऐसी मीटिंग हुई थी। वो तब तक भाई बन चुके थे तो लोग भाई से मदद मांगने गए कि अपनी कौम को मार रहे हैं, मुसलमान को पीट रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। वो तो हकीकत है, दुकानें जली है, बहुत मुसलमानों की दुकान जली थी तब। जोगेश्वरी में जो दंगे हुए, नहीं, डोंगरी में, भिंडी बाजार में, हर जगह दंगे। मेरी ज़िंदगी के हिंदू मुसलमान के कौम के दंगे मैंने पहली बार 92 में कवर किए, दिखे। और मुंबई शहर जो इकट्ठा रहता था कभी, वो बिल्कुल घायल हो गया था शहर, एक दिमाग में बस जाता। उसके बाद में तो आपको सब घेटों में मिलेंगे, ग्रुप में रहने लगे, मुसलमान के साथ, क्रिश्चियन के साथ, हिंदू के साथ। फिर घेटोइजेशन हो गया हर जगह, क्योंकि पता चला कि इस शहर में ऐसी घटना हो सकती है और दंगे भी हो सकते हैं। तो दंगे हमने कवर किए भाई। जोगेश्वरी में घर जला दिए, दुकानें जली, जिंदा जले कुछ लोग। तो वो तो फॉल आउट था ही था। और मैम की किताब है गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर, हैचे इंडिया की, गॉडफादर्स ऑफ क्राइम, गॉडफादर ऑफ क्राइम, फेस टू फेस विद इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो आप इस किताब को लिखने के क्रम में आपने उसमें जिक्र भी किया कि आप 16 मोस्ट वांटेड लोगों से मिली हैं। मैं अगले मोस्ट वांटेड पे आता हूँ, जिसका जिक्र दंगों के बाद या ब्लास्ट के बाद होता है। छोटा राजन, जो एक ज़माने में दाऊद का खास था और उसके बाद दाऊद के लोगों को उसने मारना शुरू किया, खास करके जिनका नाम ब्लास्ट में आया उसकी गैंग ने। ऐसा कुछ हुआ था? उसकी गैंग ने दाऊद के लोगों को मारा? जो जानकारी में बाहर आया अभी तक, धमाकों के बाद में सेपरेशन हुआ, उसको फिर एक लेबल लगा। उसके पहले सारी गैंग में सब लोग थे, कोई हिंदू गैंग नहीं थी, कोई मुसलमान गैंग नहीं। तो जो जैसे समाज में बाइपोलराइजेशन हो, वैसे गैंगस्टर गैंग में हुआ। और शायद उसको कहीं खतरा लगा तो दुबई में कोई पार्टी थी, ऐसा मैंने सुना कि शिप पे कोई पार्टी थी और वहाँ उसको पहले खबर मिल गई कि आज तू जाएगा तो तेरे को मार देंगे, छोटा राजन को। और फिर एम्बेसी की मदद लेकर, ये जो मैंने अभी तक सुना है, जितने वर्जन पढ़े उस हिसाब से बोल रही हूँ कि वो वहाँ से निकले दुबई से, और फिर एक अलग रास्ता वहाँ से निकल पड़ा कि आपने स्टेटमेंट देना शुरू किया कि अब जो धमाके करवाए उनको हम मारेंगे। और मुंबई में फिर एक अलग तरीके का गैंग वॉर शुरू हो गया। जो शिवसेना के कॉरपोरेटर थे जिनका नाम आया हुआ था, उनको डी कंपनी उड़ा रही थी, ये लोग सामने वाले को उड़ा रहे थे। सो क्रॉस फायरिंग शुरू हो चुकी थी उसके बाद। फिर लेकिन आप जब छोटा राजन से मिलती हैं तब वो अस्पताल के एक बेड पे पड़ा हुआ है और उसको 3 गोलियां लगी हुई हैं। जी। वो क्या इंसिडेंट था? शूट आउट हुआ था बैंकॉक में। अच्छा। मतलब जहाँ रह रहे थे उनके घर में घुसे थे और 5-6 लोग केक देने के बहाने आए थे और अंधाधुंध गोलीबारी की थी। उसमें राजन को लगी और रोहित शर्मा को लगी, वो ही वाज शॉट डेड। उनकी पत्नी को भी लगी। सिर्फ घर में 2 लोग बचे थे, जो मेड थी और उनकी 1.5 साल की बच्ची। ये कौन से साल की बात है? 2000 की। साल 2000 की। जी, सितंबर 2000 सितंबर की बात है। 19-20 सितंबर की बात है अगर मैं ना भूल रही हूँ तो। मेरा पहला फॉरेन दौरा था। अच्छा, पहली बार आप विदेश गई? सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग के लिए। ना मैं थाई जानती थी भाषा, ना मैं कुछ।
प्रभु चावला हमारे संपादक थे, उनका फ़ोन आया कि शीला तुम आज जाओगे कवर करने के लिए। फ्राइडे या सैटरडे को शूट आउट हुआ था और मैं निकली थी सोमवार को। सीधी टिकट नहीं मिली तो वाया सिंगापुर में बैंकॉक गई थी, लंबी फ़्लाइट लेके। जब शाम को पहुंची तो मुंबई के एक नामी अफसर है, उन्होंने मुझे कोई रेफरेंस दिया था। मैंने कहा मैं पहली बार जा रही हूँ और कुछ नहीं जानती उस शहर के बारे में, तो कोई लोकल है जो मदद कर सकता है। तो मुझे एक रेफरेंस दिया गया था, तो मैंने एयरपोर्ट उतरते ही उनको फ़ोन किया था कि मैं आई हूँ, और उन्होंने मुझे हेल्प की। मतलब मेरे लिए होटल उन्होंने बुक करवाई थी, बोला कि आपको फ़लानी होटल में हमने आपको कमरा दिलवाया है। रेफरेंस से आई थी तो उन्होंने कमरा, वो वहाँ के लोकल थे, इंडियन थे, बहुत मतलब 15-20 साल पहले निकल चुके थे भारत से और वहाँ बस चुके थे, तो थाई नेशनली थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए कमरा है, तो मैं कमरे में गई और मुझे फ़ोन आया। वो अपने मित्र को लेकर मुझे शाम को मिलने आए, क्योंकि जो रेफरेंस लेकर गई थी वो तगड़े अफसर थे, तो वो मुझे मिलने आए। और ऐसा अचंभा भी होता है ना कि एक लड़की आई है मुंबई से गैंग वॉर कवर करने के लिए, तो वो मुझे देखने भी आ रहे थे कि भाई कौन है, इंडिया टुडे से आई है। और वो आए और उनके साथ के उनके जो मित्र आए थे, उनके हाथ में एक एनवलप था और उन्होंने, हम कैफेटेरिया में बैठे थे, एनवलप खोल के सारे तस्वीरें बिछा दी। 4-5 स्केच थे। उन्होंने कहा इन 5 लोगों को आज पकड़ा है फ़लाने मॉल से, और इसमें से ये पाकिस्तानी है, इसकी नेशनलिटी ये है, और ख़बर दी उन्होंने। और उस ज़माने में इंडिया टुडे का एक शो आता था हिंदी में, आज तक, दूरदर्शन पे 9 बजे या 10 बजे का शो था, 1 घंटे का शो आता था जब SP सिंह हुआ करते थे। तो मुझे ये मिला तो भाई एक्सक्लूसिव था कि गोली किसने चलाई वो पता चला। जब गोली चली तो नहीं पता था, मतलब मुझे तो ढूंढना था कि जिस पे गोली चली वो जिंदा है कि नहीं। तो आते उन्होंने बोला कि भाई राजन तो जिंदा है, क्रिटिक मतलब वो ICU में है, पर इज़ अलाइव। तो मेरे लिए उस दिन 2 खबर थी, वो 1 घंटे की शो के लिए कि राजन जिंदा है, और दूसरा कि किसने गोली चलाई। और मैंने फैक्स किए वो 5 स्केच इंडिया की ऑफिस में, फिर वो तुरंत चले। मतलब मुझे वहाँ 7 बजे, वहाँ 2 घंटे हमसे पहले, तो मुझे 7 बजे मिले, तो यहाँ हमारे पास पर्याप्त समय था, हम पीछे चल रहे थे। तो उसी दिन चला, जिस दिन मैं पहुँची उसी दिन खबर चली कि राजन जिंदा है और ये 5 लोग हैं। उसमें से एक जो मेन बंदा था, सलीम नाम था उसका, पाकिस्तानी पासपोर्ट था। फिर कर्टेसी उन भाई साहब की, मुझे वहाँ थाईलैंड में पुलिस प्राइवेट है, तो उनको पहचान वाले थे जिन्होंने ये पकड़े थे, तो मुझे ले गए, अपनी मर्सिडीज़ में बिठा के ले गए थे। तो जो रेफरेंस के साथ गई थी वो भाई साहब नहीं, उनके मित्र ले गए थे। वो दोनों आए थे, नहीं वो दूसरे नहीं आए थे जिन्होंने कहा। उन्होंने तो फ़ोन पे बोल दिया कि ये शीला रावल आ रही है और आप बात करना। और ये जो ले गए थे, मेरे पास कैमरा भी नहीं था, मेरे साथ कैमरा में नहीं आया था। तो जिनके साथ मैं गई थी ना, उनका कैमरा पॉइंट एंड शूट कैमरा, मैंने कहा आप घर से लेकर आना, तब रील चलती थी कैमरे में, तो कैमरा लेकर आए थे। हम बैठे, फिर उस पुलिस ने हमको बिठाया, चाय पानी पूछा, और थोड़ी देर में एक बेड़ियों से बंधा हुआ इंसान आया चल के उनकी ऑफिस में। पता होता तो मैं तस्वीरें में भी शायद आपको दिखाती। वो बंदा चलता हुआ आया, हाथ पैर दोनों में बेड़ियाँ थी, और मेरे सामने ऐसे आप बैठे वैसे कुर्सी में बैठा, और मुझे इंटरव्यू दिया, क्यों किया, क्या किया, जो भी बोले, मौका मिलेगा तो मैं उसको तोप गोले से उड़ा दूंगा, ऐसा सब। अब तो फिर जिंगोइज़म ही होता है ना, जब आपको पता है कि कोई पत्रकार इंडिया का आया है और उससे बात कर रहे हैं, तो सब हो गया। मैंने तस्वीर ली, हम दोनों की तस्वीर आई, उसकी तस्वीर आई, वो जो भाई साहब मेरे साथ आए थे उन्होंने हमारे फ़ोटो लिए। फ़ोटो लेने के बाद में उसको डेवलप करवा के मैंने इंडियन एम्बेसी के ज़रिए ही भेजे थे, क्योंकि और कहाँ से भेजती, किसी पे भरोसा नहीं था, किसी को जानती नहीं थी। मैं जब मुंबई वापस आई तब मुंबई पुलिस के DCP ने बोला, अरे शीला तू जिसको, छप गई थी तब तक स्टोरी इंडिया टुडे में, तो बोले तू जिसको मिलके आई है वो जोगेश्वरी का लड़का है, मुन्ना जिंगाड़ा। मैं पासपोर्ट सलीम नाम से देख कर आई थी,
लेकिन जब वापस आई और वो तस्वीर छपी थी जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मुझे कहा जोगेश्वरी का लड़का है मुन्ना झिंगाड़ा, जिसको मैं मिल के आई थी। वो दाऊद का किलर था। हाँ हाँ, ये ऑपरेशन छोटा शकील का था। बट एक अच्छा छोटा शकील का था। हाँ हाँ, उसके बाद में मैं जब वापस आई तो आधे पत्रकारों से तो बातचीत हो ही चुकी थी, छोटा शकील की तो मैं ही बाकी रही थी। तो ये कहानी पढ़ने के बाद में मेरे को भी फ़ोन आया जब मैं आई शाम को, कहानी फाइल कर रही थी। अब ये नहीं पता उनके सिस्टम में कैसे पता चलता है कि मैं वापस आ गई हूँ। तो आई, मैं करी, तब लैंडलाइन थी, मोबाइल नहीं थे। तो मुझे फ़ोन आया लैंडलाइन पे मेरी, और फिर मैंने सवाल पूछे। तो मैंने पहले पूछा कि आप कब वापस गए, तो शायद कंफर्म हो गया कि इसको पता है कि कौन। फिर जो इन्वेस्टिगेशन बैंकॉक पुलिस ने किया था उसमें पता चला कैसे ऑपरेशन हुआ। उन्होंने जो भी पाया था एफआईआर में दर्ज हुआ था कि भाई 15 दिन से वो रह रहे थे, बगल की कोठी में कमरा लिया था। छोटा शकील उसमें रह रहे थे, मतलब वो थाईलैंड में था, होटल में, बैंकॉक में। हाँ हाँ, हमला होने के एक दिन पहले ही निकले थे। तो पूरे ऑपरेशन कैसे अंजाम होगा उसको करवाने के बाद ही हुआ ये। बट एक बात बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप दाऊद की बेटी के वलीमा में पहुँच गई, आप उस जगह पे पहुँच गई जहाँ पे वो ऊपर वाले की कृपा है। नहीं, मैं दिस इज ओनली अ ग्रेस कि छोटा राजन जिसको दाऊद के लोग ढूंढ रहे हैं, और वो खुद भी कहीं ऐसी जगह पे इलाज करा रहा होगा जहाँ पे वो लगे कि बच जाए, आप वहाँ भी पहुँच गई। तब तो थाई पुलिस के हाथ में केस था ना, एक बार गोली चल चुकी है वहाँ। अनरिटन रूल है, आप उस देश में जो भी धंधा कर रहे हो आप करो, पर अगर आप वहाँ किताब पे चढ़े तो फिर पुलिस नहीं छोड़ेगी आपको, ये बात तो पक्की है। ये पुलिस ने भी मुझे बताया। तो आप किताब पे चढ़ गए तो हिफाजत में थे। और छोटा राजन से आप मिली तो उसने क्या, वो बोलने की हालत में था? थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा है, नथिंग मोर सिग्निफिकेंट। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जिंदा इंसान को मिल के आते हो जब वो अपनी थोड़ी सी तंद्रा में, बेहोशी में। हाँ, पर बाहर जो लोग बैठे थे उसमें संतोष शेट्टी और बाकी के जो गिर गए थे। मज़े की बात यह है कि मैं मुंबई से आती हूँ तो मैंने मराठी में बात करी उन सब से। उन्होंने बताया हम परसों की फ़्लाइट से ही आए हैं, नाना का ख्याल रखने के लिए आए हैं। फिर वहाँ वो 1.5 साल की बच्ची और वो मेड थी, उनकी भी मैंने तस्वीर ली। वो है आपके पास अभी भी तस्वीरें? हाँ, इंडिया टुडे छापी है। मैंने जो भी किया अपनी करियर में रिकॉर्ड के लिए, मतलब मैंने बतौर पत्रकार किया है, जो छपा है या दिखा है। मेरा कोई ये शौक़ नहीं है कि मैं निजी तौर पे सबसे मिल रही हूँ। मैंने जो भी किया बतौर पत्रकार किया और वो सब छपा दिखा है। सो इट्स एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो ये दाऊद, छोटा राजन, अबू सलेम, ये सारा एक वर्ड है, एक दुनिया है, और इन्हीं के पैरेलल एक दुनिया है जो स्पाई वर्ड है, जो इन पे नज़र रखती है ये क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी टेरर आउटफिट हैं या तमाम जो है उसको भी आप कवर कर रहे थे साथ ही साथ में, ऐसा चल रहा था? जब आप क्राइम कवर करते हो तो आप पुलिस से आपका वास्ता होता है, आपका इंटेलिजेंस एजेंसियों से वास्ता होता है। जब धमाके हुए, धमाके के बाद में 9/11 हुआ, उसके भी तार इंडिया से जुड़े हुए थे, भारत से पैसे वायर हुए थे। तो तब, और जब आप बीट पे होते हो तो आपको बीट के लोग तो मिलते ही हैं। आप जो भी वेस्टर्न रीजन में पोस्टेड है, RAW है, IB है, कोई भी है, तो आप बातचीत करते रहते हो। उसके बाद में बहुत सारी घटनाएं होती है, जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती है तो आपका वास्ता उनसे रहता है। एक था कि आपका कोई एक सोर्स नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी काम करने की एक प्रैक्टिस मैंने बनाई थी कि आप पुलिस से भी पूछोगे, आप इंटेलिजेंस से, IB, DRI, जितनी एजेंसी में जहाँ जहाँ सोर्सेज है आपके, सबसे आप बात करोगे। सब में से जो चित्र उभर के आएगा वो उस घटना का सत्य है। सब पुलिस को नहीं पता होता है, सब IB को नहीं पता होता है, सब CBI को नहीं पता, सबको नहीं पता होता है। तो जब आप मल्टी चैनल से बात करते हो तो आपको सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं, मल्टी डिमेंशनल कहानी का एक पहलू मिलता है। तो और आप गलत होने के आपके चांसेस बहुत ही कम होते हैं जब आप बहुत सारे लोगों से ऐसे बात करते हो तो। और मैम, जब आप
इन सब से मिलते हो या मिल रहे होते हो तो आप पे नज़र रहती है एजेंसियों की? कोई बात ही नहीं है। मैं तो पिछले 30 साल से जानती हूँ कि भाई कभी मुझे लगता है पांडे जी कि अपनी ज़िंदगी कभी निजी रहती नहीं है, जब एजेंसी और गुंडों को ज़्यादा मेरे बारे में पता है जितना मुझे अपने बारे में पता है। आजकल तो पेगासस चलता है, प्राइवेट लोग भी आपके फ़ोन में घुस के सुन सकते हैं, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सुन रही है। आप बातचीत कर रहे हो, आपको कुछ खरीदना है, 5 मिनट में आपके फ़ोन पे ऐड आ जाएगी कि आपको क्या खरीदना है। तो आप जो डिजिटल गैजेट लेकर घूम रहे हो वही आपका जासूस है, वो आपके बारे में सब बता देता है, आपका लोकेशन बता देता है, आपकी बातचीत बता देता है, किससे मिलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, सब बता देता है। अगर मोबाइल बंद भी है तो कोई तस्वीर भी ले सकता है, आपको रिकॉर्ड भी कर सकता है, सब हो सकता है। तो जो आप टॉप 16 लोगों से मिली हैं उनमें और कौन से नाम है और किन लोगों से मिले हैं टॉप मोस्ट 16 में? लिखा तो मैंने किताब में 10-11 था, उसके बाद में मैं मेहुल चौकसी से मिली, नीरव मोदी से मिली, मैं ममता कुलकर्णी और उनके मित्र से मिली, विजय गिरी, आनंद गिरी गोस्वामी से मिली। मैं पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड 5 लोगों को भी मिल के आई हूँ, जो बलूच आपने धुरंधर में देखे, उसके मैं मरी खेमे से मिली, मैं कलात के जो राजा है उनसे मैं मिली थी, और जितने भी खूंखार खेमे हैं उनके जो फ्यूजिटिव बाहर रहकर पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी गतिविधि करते हैं उनसे मैं मिली। किसी को स्विट्ज़रलैंड में मिली थी, किसी को मैं पेरिस, किसी को मैं लंदन में मिली थी। तो उन सब से भी हमने ABP स्टार में 1 घंटे का शो किया था उन पे। जब हम ABP न्यूज़ में साथ काम करते थे तब आपने नीरव मोदी का इंटरव्यू किया था, मुझे लगता है उसका देश के भागने से बाद पहला इंटरव्यू था। जी, पहला इंटरव्यू था ना, वो कैसे आपने कैच किया था उसको? कैसे पहुंचते हो आप इन तक? अभी वो ट्रेड सीक्रेट नहीं बता सकती आप। कुछ नहीं सीक्रेट है उसमें, आप प्रयत्न करते हो जाने का, आपके सोर्सेज बने होते हैं, आपने कुछ एक अपनी प्रैक्टिस बनाई होती है कि आप पहुंचोगे कैसे, निगेट कैसे करोगे। मैं आसान नहीं होता है। 6 दिन हमने फील्डिंग भरी, तब 7वें दिन नीरव मोदी दिखा, लिटरली सुबह में 8 से शाम को 6 बजे तक। और 15 दिन जब हमने ढूंढा तब मेहुल चौकसी मिला आपको? मेहुल चौकसी को पता था कि मैं एंटीगुआ पहुंच चुकी हूँ, तो मेरे से छुप रहे थे। तो उनको पता था कि मैं कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो मैं ढूंढ रही थी, तो जैसे घास से सुई ढूंढनी है। तकदीर है। देन यू थिंक, आप किसी को ढूंढ रहे हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस इंसान की फितरत क्या है, कहाँ मिल सकता है, आप करोगे। आप लोकल एजेंसी की हेल्प ली, नहीं हुआ, इसकी हेल्प ली, नहीं हुआ, तो सब थोड़ा थोड़ा बताते हैं, फिर आप तकदीर होती है आपकी, तो आप पहुंच जाते हो। मैं मानती हूँ कि मेहनत करते हो तो परिणाम ज़रूर मिलता है, पेशेंस चाहिए। कमाल है। मतलब एक दिन तो ऐसा था हमारे जीवन में, हम पहुंच गए वहाँ तक, अभी हमें पता है कि इस कॉलोनी में किसी एक घर में है, तो कैसे ढूंढें। तो मैं और जो मेरे साथ कैमरामैन आए थे, हम बाकायदा जूस, सैंडविच सब लेकर निकले, छाता, बहुत गर्मी थी, छाता सब लेकर, और कहीं किसी के घर के पीछे, कहीं मैदान में, कहीं वैसे। डर तो ये भी होता है ना कि उस देश की पुलिस, उस देश की कोई जनता, पब्लिक एजेंसी हमको पकड़ के मारे ना कि आप कर क्या रहे हो। शाम को 11 बजे पहुँचे, 9:30 बजे पहुँचे थे हम, और 4 बजे दीदार हुआ उनकी पत्नी का। तब पता चला, हाँ, तब पता चला यहाँ रह रहे हैं। फिर क्या, फिर हम गए और दस्तक दी दरवाजे पे, और वो गर्म हो गए, बोले हम नहीं, बात नहीं करनी है। फिर जैसे मैं करती हूँ, अपने लेटर हेड पे लिख के दिया मैंने कि मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, आप का जो इंटरव्यू है आपकी साइड देनी है आपको। तो अच्छा, मैं क्या देते हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है आपका कि मेरा है कि कैसे भरोसे में लेते हो? हाँ, यही भाई, आपको आपके देश का कोई भगोड़ा है, उस पे आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, बैंक लूट गई है, लोग बर्बाद हो गए, तो आप उसको ढूंढ रहे हो, तो आपको
जाहिर तौर से सारे आरोपों के बारे में जानना है, तो आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपको उनका वर्जन जानना है कि है क्या बात, आपको क्या कहना है। और तब एक ही प्रॉमिस होता है कि आप जो बोलोगे एडिट नहीं करूँगी, उसमें मेरी कहानी मिलाऊंगी नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करूँगी, जनता करेगी। मैं कौन होती हूँ तराजू लेके उसको जज करने वाली। बट मैम आप जैसे ये तो इधर के फिनेंस भगोड़े थे, बाकी भी बहुत जो आतंकी हैं या गैंगस्टर हैं उन तक पहुंची, एजेंसियां नहीं पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती है। मैं अबू सालेम को लिस्बन में जब उसको अरेस्ट किया था, कवर करने गई थी, तो कायदे से सीबीआई के 4 बंदे थे अपने यहाँ, विजय शंकर ऑपरेशन के हेड थे, तभी वो आए थे, एक्स्ट्राडिशन की सारी प्रोसेस शुरू हो गई थी। दाऊद तक कभी पहुंची हमारी एजेंसियां? पहुंची होगी, मेरा ऐसा मानना है। अब धुरंधर जैसी मूवी देख के तो लगता है कि कोशिश हमने भरपूर की है। बट मूवी के हकीकत थोड़ा सा संदेश होता है ना, अगर पूरा फिक्शन है भी तो भी सच है ना। आपने मुझे कितनी बार पूछा सच क्या है, सच क्या है, पूछा ना, तो एक आप अनुमान तो लगाते हो ना कि कोई सच है, तो क्यों नहीं पहुंचेगी। उसमें तो आपने मूवी में तो ये भी देखा कि वो लिस्ट लेकर गए थे, इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। बट अभी दाऊद इब्राहिम कहाँ है और क्या कर रहा है? वो आतंक का नेटवर्क ही चलाता है या फिर उसका नेटवर्क और बड़ा हो गया है? इतनी डिटेल में नहीं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती, लेकिन मेरा अंदाज़ा है वो ज़िंदा है। छोटे हो सकता है छोटे मोटे रोग हो उसको, बेड रिडन तो नहीं है, 2005 तक तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद में अगर कुछ हुआ है तो नहीं पता है, पर मेरा मानना है कि नहीं है। और किसी देश में है, पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में नहीं है। दुबई से झगड़ा हो गया तो दुबई में नहीं जाते, गल्फ़ में नहीं जाते। 1-2 बार शायद हमने उम्रा करते हुए दबोचने की कोशिश की थी, तो अभी नहीं पता है कि वहाँ जाते हैं कि नहीं। पर पाकिस्तान में नहीं है और दुबई, दोनों जगह नहीं है। हाँ, ये ऐसी मेरी खबर है, सूत्र बताते हैं। अब उसका प्रमाण मैं आपको, आप पूछो तो आज मैं क्या ही दूंगी आपको। पर अगर कल को मुझे असाइनमेंट मिले कि ढूंढ के आओ, तो मैं 2 देश में तो नहीं जाऊँ। अच्छा, इन 2 देश नहीं जाएंगे। एक बार मौका ज़रूर मिला था, छोटा शकील ने फ़ोन करके बोला आपका स्वागत है, आप आइए, मैं एयरपोर्ट लेने आऊँगा, ये वो। मुशर्रफ आए थे, उसके आगे पीछे की बात है। ये कौन से साल की बात है? साल याद नहीं है मुझे, पर मुशर्रफ जब आगरा आए थे 2006। हाँ, जब अडवाणी से मिले और आगरा समिट हुई थी तब की बात है। आगे पीछे ही मुझे पूछा आप आओ, आप करो ऐसे। तो वो और पहले हो गया फिर तो। हाँ, तो मुझे बोला था, फिर प्रभु चावला ने बोला तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि उसके कुछ 15 दिन पहले ही डैनियल पर की हत्या हो गई थी। उसको भी ऐसे ही गाजर दिया था कि आप आओ पाकिस्तान और आपको मिलवाते हैं, और फिर उसकी हत्या हो गई। तो प्रभु से नो, आपको नहीं जाना। बट अगर आपकी चलती तो? मेरी कहाँ चलती है। मैंने आपको, मैं दोबारा बता रही हूँ, पर्सनल कोई मोटिव नहीं हो सकता। इफ़ यू डू इट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इच्छा थी जाने की? इतने देशों में मैं जाकर आई थी, तो मैं शायद वो भी ट्राई कर लेती। गई आप कभी पाकिस्तान गई? नहीं गई, कभी नहीं। नहीं। अब मुझे नहीं पता ऐसा है मुझे कैसे ट्रीट करेगा अगर मैं पाकिस्तान गई तो। मतलब मैं नहीं जा पाई। फिर लास्ट आपकी छोटा शकील से कब बात हुई थी? याकूब मेमन को फांसी दी उस दिन क्या बोला? हमने चलाया था, ABP न्यूज़ में इंटरव्यू चला है, नेट पे है वो जो हाँ, यरवड़ा जेल में जो हुआ उसके बाद जो है। ओके। हमने स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया था और हमने चलाया भी था। अब थोड़ा सा मुझे आपसे ये जानना है, ये जो स्पाई वर्ल्ड है, ये दुनिया, ये कैसे काम कर रही है? और अब हम मौजूदा वक्त में लौटते हैं, जो ये ईरान की वॉर चल रही है, इसके पीछे कितना हाथ है इनका, खास करके जब हम मोसाद का नाम सुनते हैं, CIA का नाम सुनते हैं? कोई भी गुनहगार आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। जब आप किसी गुनहगार को, या दुनिया के मोस्ट वांटेड में जिनका नाम है और मल्टी नेशनल एम्पायर चलाते हैं गुनाह का, वो तो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। और इतने सालों में मैंने जो भी अपने देश के बाहर से मटेरियल आया, किताबें पढ़ी,
XCI ने लिखा, कभी MI6 के किसी बंदे ने किताब लिखी, या उन्होंने CIA के बारे में कुछ बताया। ये सारा पढ़ के लगा कि भाई हर देश के ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उन देश में आपको कोई लिवरेज चाहिए तो आप उनका इस्तेमाल करते रहते हो। तो ये लोग, मेरी समझ में इतना आया कि ये लोग एक पुर्जे हैं जिनका उपयोग होता है, और ज़रूरत पड़ने पे उनको मार भी डालता है। अगर आप अपनी ब्रीफ से दाएं बाएं हुए तो आप ऐसी दुनिया में ज़्यादा जी नहीं सकते, अनलेस यू आर टू स्मार्ट। तो अपनी एजेंसियाँ तो डी कंपनी को ढूंढ ही रही है, लेकिन मेरी जानकारी में है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से जब उनका नाता टूटा तो वेस्टर्न एजेंसियाँ और कुछ एजेंसियाँ ढूंढ रही है, इंटरनेशनल एजेंसियाँ। तो खतरा हर जगह से है। लास्ट में जब छोटा शकील से, मतलब वो एक थोड़ा सा फिल्मी टेक था उस चीज़ पे कि कमिटमेंट था, आपसे बात करवाएंगे हम, और हम बात करेंगे, जब भी भाई बोलेंगे आपसे ज़रूर बात करेंगे, ऐसा मैं हर कन्वर्सेशन में सुनती। तो मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम सब एक जगह नहीं है, तो मिले तो बात हो, तो फिर कुछ तय हो। तो समझ में ही आया कि सब अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से रह रहे, काम कर रहे हैं। और कभी मैं सुनती यमन में, कभी मैं सुनती फलानी जगह अफ्रीका में, ऐसे। तो जो लोग आपके पीछे पड़ते हैं, तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो आपके दोस्त होते हैं, आपके धंधे में शरीक होते हैं, आपकी तरफ से काम करते हैं। आप जिस गिरोह में काम करते हैं, जिस एजेंसी के साथ काम करते हो, या एजेंसी के अंडर आप बोलते हो टुटलेज में, मतलब उनका कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, वैसी जगह काम करते हो, तो वो लोग आपको पनाह भी देते हैं, वो लोग आपको महफूज भी रखते हैं। जो आप मूवी में अक्सर देखते हैं, हॉलीवुड की मूवी में, आपने धुरंधर में, जैसे नाम याद करने की, मिडल ईस्ट का या सीरिया का ही है, आईसिस पे एक मूवी बनी थी जिसमें CIA का एजेंट था, वो ऑपरेशन करवा रहे थे, और अपने बच्चे को, जब वो वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, उसके लोग भगदड़ मचा रहे हैं, इमरजेंसी जैसा माहौल है, वो शांति से अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं फ़ोन पे। जैसे आपने धुरंधर में भी देखा, सान्याल साहब अपने बच्चे से पोते से खेल रहे हैं। तो एक दुनिया ऐसी अलग है जिसमें ऑपरेशन तरह तरह के, हर देश की हर एजेंसी के एसेट होते हैं। डीप एसेट होने का मतलब है कि वो 25 साल, 20 साल, 35 साल आपने किसी इंसान को वहाँ भेजा है, वो आपके लिए जासूसी करते हैं, वो देश उस देश के नागरिक है, लेकिन काम आपके लिए करते हैं। तो ये मानने का कारण है कि सिर्फ हम नहीं, बाकी की दुनिया की एजेंसियाँ हमारे देश में और हम किसी और देश में, तो ये तो और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, क्योंकि एक डायलॉग भी है कि आपको क्या लगता है कि मोसाद इजराइल हमें नहीं बताएगा? हाँ, तो मुझे लगता है, पर ये दो धारी तलवार है। मैंने अक्सर देखा है कि जो पावरफुल फॉरेन एजेंसी है, वो आपको मदद करनी होती है, वहाँ मदद करती है ज़रूर। आपका इंटेलिजेंस का अगर आदान प्रदान होता है और समझौता है तो करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ दुधारी तलवार है। वो आपको जब छोड़ देना होता है तो हॉट पोटैटो की तरह छोड़ भी देते हैं। जैसे अभी आप अमेरिका में जो घटना घट रही है और जो युद्ध चल रहा है, और आप अगर अमेरिकन मीडिया, आप अमेरिकन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको बिल्कुल ये नज़र में आएगा कि एक पूरी फैक्शन है अमेरिका में, वो कहते हैं कि हम इजराइल का युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। वहाँ के पत्रकार से लेके, बुद्धिजीवी से लेके, XCI के एजेंट है, रोज़ कोई नई परत आती है, रोज़ वो बोलते हैं कि CIA और मोसाद में बनती है, नहीं बनती है, कैसे बनती है, नहीं बनती है। तो ये शीला रावल नहीं कह रही है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं जब सुनती हूँ तो ये आपको सोचने में मजबूर करता है कि एप्स्टीन फाइल आई, एप्स्टीन मोसाद का एसेट था, ऐसा अमेरिकन मीडिया कहता है, हर जगह यही बात चलती है। अब आप सोचो दुनिया के कितने लोग, यूरोप के बड़े बड़े तुर्रम खैर खा जो अभी रिज़ाइन करके बैठे हैं, यहाँ तक कि ब्रिटिश रॉयल्टी की नाम आया सबका। तो आप इतने बड़े लोगों को एक तरीके से ब्लैकमेल करना या ट्रैप करना, तो ये सब क्या होता है?
आपको पॉलिसी लगवानी है किसी देश में, उस देश में आप हाथ मरोड़ने के लिए कोई भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। हम बड़े जब से समझ में आया, न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम यही समझते थे कि पाकिस्तान में CIA बैठा है, CIA करवा रहा है, ये हमारी समझ थी। तो अब जब दो देशों के बीच में की बात आती है, हम पे हमले होते हैं, तो हम कहते हैं ISIN करवाया। पर ये मानने का कोई कारण नहीं है कि जब ISI इतना बड़ा कर के जाते हैं, जब हमारे देश में पार्लियामेंट पे हमला होता है, कोई मंदिर पे हमला होता है, हाईजैक होता है, तो आपको लगता है कि विदेशी एजेंसियों को पता नहीं होगा जो उस देश में रहकर काम करती है? तब वो सहयोग नहीं करते आपको, जो आपने बोला दो। मैं तो सवाल ही पूछ रही हूँ आपसे। हम भाई, पत्रकार सवाल पूछ सकता है, तो सोचने को, ये घटना आपको सोचने पे मजबूर करती है कि जब ऐसा सब कुछ होता है तब वो लोग कहाँ होते हैं, तब इंटेल क्यों नहीं मिलता है, तब ऐसी घटनाएं हम घटती हुई क्यों नहीं रोक सकते? तो हो सकता है कि कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी आगाह करते हैं, कभी मानते हो, कभी नहीं मानते हो। मेरी फ़ैज़ा अतुल्ला से बात हुई, जो डेविड हेडली की तीसरी बीवी थी, मोरक्को नेशनल थी, और शादी के बाद, सो कॉल्ड शादी के बाद, वो मुंबई घूमने आई थी, और उसकी शादी के चलते उसने सारे फ़ोटो लिए थे, रेकी की थी डेविड हेडली ने, तो तब साथ में ही थी। तो हमने पूरी कोशिश की कि फ़ैज़ा को मिले, और मोरक्को गई। अंत में इंटरव्यू जिस तरह से हुआ, तो वो बता रही थी कि मैंने तो चीख चीख के बोला, वो हेडली ने उसको शायद मक्खी की तरह फेंक दिया, उसका उपयोग हो गया, पर वो हट गई। और उसने कहा कि मैंने अमेरिकन एम्बेसी को फ़ोन किया था कि यहाँ हमला होने वाला है। वो चली भी गई थी, वो मसूद अज़हर से कंप्लेन करने गई थी कि एक ऐसा आदमी है, मुसलमान अपने आप को बोलता है, लेकिन मेरे को कितना मिसट्रीट करता है। वो कंप्लेन करने चली गई थी कि आप इसको समझाओ। अपनी मैरिटल कंप्लेन लेकर गई थी, लेकिन गई थी। फिर उसने ये भी कहा कि जिस दिन ये हमले हो रहे थे तो टीवी देख रहे थे कमरे में बैठ के, और किसने क्या कहा और कौन था ये भी उसने बताया। और उसने कहा कि मैंने ताज को भी फ़ोन करके बोला था कि आपका ये होने वाला है, किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। अब आज आपको कोई ऐसा, जैसे आप बम की अफवाह सुनते होगे, प्लेन में बम है, अब हम शराक करते हैं, लेकिन किसी दिन आपने हल्के में ले लिया और सचमुच में फट गया, तो अब क्या करोगे? तो उसका दावा था कि उसने ये जगह बोला था, पर किसी ने माना नहीं उसका। उसने कहा मैं एम्बेसी तक चली गई थी, अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में। ये हमने इंटरव्यू में दिखाया था, जो मैं आज आपको बोल रही हूँ। मतलब एकदम से आपने वो एग्जाम्पल सहित बता दिया कि क्यों दो धारी तलवार है। लेकिन खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, ये वॉर क्यों हो रही है? ये जो वॉर चल रही है, इसके पीछे है क्या एप्स्टीन फाइल कहीं से? हर जगह ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा इशू है, उसको दबाने के लिए दूसरा इशू क्रिएट करते हैं। लेकिन जो अभी जानकारी वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही है, और वहाँ का डिजिटल मीडिया बताता है, वहाँ का मीडिया जो बताता है, उससे समझ में ये आता है कि कुछ लोग दुनिया में पावरफुल है, जिसको एलीट बोलते हैं दुनिया के, वो वन वर्ल्ड वन करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, और उनका मानना है कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज उनके हाथ के नीचे आए। इनडायरेक्टली तो मैं सुनती आई हूँ कि वो करते ही हैं, लेकिन ये तो बहुत सीधा हो गया कि अगर आप उसमें प्लग इन करोगे तो आप हो, और नहीं करोगे तो आप नहीं हो। अब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फ़ोन से पैसा पे कर सकते हैं। हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने लगे हैं फ़ोन से। उसके पहले हमने नहीं सोचा था कि हम फ़ोन का इस्तेमाल करके पैसा दे सकते हैं। तो ये जो डिजिटल करेंसी का पूरा चाल आया, तो मैं सुनती थी कि एक तरीके से ये है कि पूरी दुनिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल दो कि फिर जो इंटरनेट कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को कवर कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। अब हम
ट्रेडिंग के लिए डॉलर उठाते हैं तो आपको अमेरिका में आपका सोना रहता है, आपको डॉलर मिलता है, जो ट्रेड रिजर्व बोलते हैं। तो उस तरीके से एक नई व्यवस्था को जन्म हो चुका है, अब उसका रीबूट रीसेट हो रहा है। उसके लिए शायद एक चीज़ है, और अभी तक डॉलर पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको पेट्रो डॉलर बुला रहे हैं, अमेरिका के डॉलर को। पर जब से ब्रिक बना अमेरिकन व्यवस्था और वेस्टर्न व्यवस्था के सामने, जब एक नई पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो गई कि आपने IMF किया है तो फिर हमने यहाँ पर एशियन बैंक, ब्रिक्स ने भी बैंक बनाई, ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न पावर्स है थोड़े थ्रेटन हो गए, थोड़े नहीं बहुत सारे थ्रेटन हो गए। और जब से निक्सन आए और गोल्ड स्टैंडर्ड उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, तो अमेरिका के डॉलर पेट्रोल से जुड़ गए, जो काला सोना बताया जाता है। तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जब आप कोई भी डिस्टर्बेंस देखते हैं किसी भी तरह का, तो उसका सीधा असर पेट्रोल पे और डॉलर पे होता है, पेट्रो मनी पे होता है। तो विजन थोड़ा गहन है, लेकिन बात यह है कि दुनिया में 3-4 फ्लैश पॉइंट है। गाज़ा इज़राइल, भारत पाकिस्तान, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, अभी रशिया यूक्रेन हुआ है। यहाँ कहीं आग लगती है तो आधी दुनिया झुलस जाती है कि आप कहाँ खड़े रहोगे व्यवस्था में। तो अब इज़राइल ने शुरू की जंग, और मेरे मानने से इस जंग का तो पिछले 3 दशक से ईरान इंतज़ार, 3-4 दशक से, जब से शाह का तख्ता पलट हुआ तब से इंतज़ार कर ही रहा है। तो वो तो जंग के लिए तैयारी है। आपने रातों रात तो नहीं किया ना, अब तो बोलते रहे कि हमला करेंगे, तो वो तो बिल्कुल जंग के लिए तैयार थे। अब अगर आपको जंग रोकनी भी है तो अमेरिका इज़राइल जंग रोक नहीं सकता, जंग तो ईरान रोकेगा। उसकी तैयारी है, वैसा दावा मैं रोज़ पढ़ती हूँ, अखबारों में, मीडिया में देखती हूँ, वो कह रहे हैं। और जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने गल्फ़ में ठिकाने बनाए मिलिट्री के प्रोटेक्शन के लिए, सब पे हमला हो रहा है। कुछ बिलियन का उन्होंने रडार बनाया था, उसको फोड़ दिया। अब तो हर जगह जहाँ जहाँ अमेरिका के ठिकाने हैं वहाँ हमले हो रहे हैं। बट क्या ये जंग जो शुरू हुई ये एक्चुअल में ऑयल के लिए हुई है या रिजीम चेंज करने के लिए हुई है? इसके मैं इसलिए आपने जब आपने कहा कि कुछ लोग हैं, देखो मजे की बात बताती तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मजे की बात बताती हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने के बाद में 12-14 साल के बाद में अमेरिका ने वापस तालिबान को बिठाया। किसको बिठा के गए, है ना? और अभी अमेरिका में जो मीम चल रहा है वो वही कह रहे हैं खामेनी को हटा के खामेनी आया। मैं नहीं मानती इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन होता है। क्या ये जंग अमेरिका हार चुका है तो मैं नहीं बोल सकती वर्डिक्ट के साथ, पर लग रहा है कि पलड़ा उनका भारी नहीं है। क्योंकि देखिए, हार जीत से परे जिस मकसद से आपने जंग शुरू की, अगर वो मकसद नहीं पूरा होता तो आप एक तरीके से हारे हो। 2-3 चीज साथ में पैरेलल जाएगी। आप क्या कर रहे हो वो तो दुनिया देख रही है। आपने यूक्रेन में वॉर रुकवाने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। जो शर्त पुतिन रख रहे हैं वो आप मंजूर नहीं कर रहे हो। नाटो देख रहा है एक तरफ बैठ के खेल, नाटो इसमें शामिल नहीं हुआ। नाटो को पता है कि अगर हम शामिल हो जाएंगे तो फिर यूक्रेन का हम बाजी हार जाएंगे। यहाँ कुछ किया तो फिर रशिया तो चढ़ी जाएगा उस चीज़ को लेकर। हम सुनते आए हैं कि भाई ईरान पे बम गिर सकता है, परमाणु बम गिर सकता है। आपने एक बम यहाँ गिराया तो ये मानने का कारण है कि रशिया भी कुछ कर सकता है। और आपको लगता है चाइना चुप बैठेगा? आप सारी कितनी लड़ाई हो रही है, चाइना के तो शिप निकल रहे हैं। और जो मैंने पढ़ा अभी कि हॉर्मुज से निकलने के लिए आपको जो कीमत चुकती करनी है वो चाइनीज़ करेंसी में दे रहे हैं, जिसको भी जाना है। आप डॉलर में तो चुका नहीं सकते, तो आप किस में चुकाएंगे? तो आप युआन में चुकाएंगे। तो अभी युद्ध तो वहाँ चल रहा है, पर चाइना का हाथ ऊपर है, उसका तेल भी निकल रहा है और दुनिया का भी तेल निकल रहा है भाई, निकल रहा है। और इनडायरेक्टली तो
चाइना ने दिखाई दिया को साथ में, और ईरान ने भी बोल दिया कि हम चाइना के साथ है। जब आप युआन में पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप इस धुरी को भूल नहीं सकते ना। बट आपने जो बात कही, मेरा सवाल फिर से वहीं पे आएगा, क्या दुनिया में कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया को चला रही है? बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। वो रूल करते हैं, वो तय करते हैं किसी देश में क्या होगा, किसी देश की सत्ता बदलेगी, बिगड़ेगी। पहले मैं सुनती थी, पढ़ती थी, अब जब आंखों से देख रही हूँ तो ये मानने का कारण लग रहा है कि हो सकता है। क्या एविडेंस मिले आपको इसको लेकर के, क्या कारण लगता है आपको? एविडेंस नहीं, आप पैटर्न देखोगे तो आपको पैटर्न सेम लगेगी ना। जैसे अमेरिका में चुनाव हुआ, इटली में चुनाव हुआ, यहाँ चुनाव हुआ, वहाँ चुनाव हुआ, कैसे हुआ, प्रचार कैसे हुआ, बात कैसे आई, इशू क्या आए, और उसके बाद में पावर कैसे आई। और कभी कभी एक हेडलाइन आपको बहुत बता जाती है, तो आपको किसी ने कान में आके बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दुनिया में जो चल रहा है अभी वो चेस बोर्ड है। आप किसने कहा अपनी गोटी उठा के रखी, तो आपको, अगर आप घटनाओं को रोज़ देखते हो, न्यूज़ कवर करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी गोटी कहाँ गई तो उसका मायना क्या होगा और आगे क्या आएगा। उसमें आपको आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ या नेपाल में हुआ, तो इसमें भी क्या वो सीक्रेट सोसाइटीज जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है? सीधे नहीं होता है, एजेंसियां कार्यरत रहती है, ऐसा मैं सुनती हूँ। और जिस तरीके से होता है तो खालिदा भाई, जो बांग्लादेश से बात आई थी तो सीधी थी कि वहाँ एक टापू है, वो आप अमेरिका को चाहिए, बंगाल की उपसागर में अपना एक स्टेशन बनाना है उनको, तो उन्होंने मना कर दिया, तो सत्ता से हट गए। ऐसा वहाँ की जो प्रीमियर थी उनका दावा है। जब वो देश छोड़ के निकली तो उन्होंने कहा कि मुझे हटाया इस वजह से हटाया। मैं क्या बोलूँगी, आप क्या बोलोगे? वो खुद बोल के निकली कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ये हुआ। तो मतलब अब वैसी ही बात इमरान खान ने बोली, जैसे उन्होंने रशिया पे बयान देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना है, तो इमरान खान जेल में बैठे हैं। ये ऑब्जर्वेशन की बात है। उन्होंने 2-4 स्टेटमेंट दिए और शायद उनकी पॉलिसी उस लेवल पे चली गई, तो जहाँ लगा कि ये काम का आदमी नहीं है तो जेल में बैठा है। आपको लगता है चंद पैसों की चोरी या चंद गिफ्ट की चोरी की इसलिए इमरान खान अंदर बैठे है? हाँ, ये बड़ा मतलब ऐसा तो ये राजनीति है। बट मैं ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी मुल्क की राजनीति किसी दूसरे मुल्क से चल रही है। लग तो रहा है। तो ये इजराइल और अमेरिका, ईरान जो लड़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई सीक्रेट सोसाइटी है? एप्स्टीन के हैंडलर कौन थे? अब बहुत खुल के आ गया है जो आप सवाल पूछ रहे हो ना। आप अमेरिकन मीडिया पे नज़र रखें, हर तरीके के मीडिया पे, मेन स्ट्रीम डिजिटल मीडिया पे, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ क्या क्या चल रहा है, कौन था, क्यों आया, किसको ब्लैकमेल किया, प्रिंस एंड्रू को क्यों पकड़ना पड़ा, भाई ऐसी कुछ फाइल। और वहाँ के जो ब्रिटेन के जो एम्बेसडर थे, नाम याद करने की कोशिश कर, जो अमेरिका में थे, उनको भी अंदर किया, भाई उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। तो आप अपना ट्रेड सीक्रेट और ट्रेड फाइल किसी को दे रहे थे, वो पकड़ा गया, वो चीज़ बाहर आ गई, तो ब्रिटेन की जनता क्या सोचेगी कि भाई हमारा राजा जो रॉयल्टी है बंदी वो हमको ही बेच रही है। अब एंड्रू की जो पत्नी है उसने एप्स्टीन से पैसे मांगे कि मुझे पैसे दे दो, इतने चाहिए उतने चाहिए। आपने बहुत बार एप्स्टीन का, गिज़लिन का और इनका फ़ोटो देखा है ब्रिटेन की रॉयल्टी के साथ। आपने बाकी की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की रॉयल्टी में भी ये चीज़ आई है और रिज़ाइन करना पड़ा है। किसी के राजकुमार की बात है, प्रिंस की बात है, किसी की इसकी बात है, किसी की बीवी की बात है। तो आप देखते हो कि जब फाइल खुलने लगी तो उसमें क्या क्या आया।
पर अभी भी सिलेक्टेड हिस्सा आया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो सारा मेजर चीज़ बाहर आई है वो यूरोप को लेकर आ रही। तो एक थियोरी मैं सुनती हूँ, पता नहीं कितना सच है नहीं, कि अमेरिका एक कॉरपोरेशन है, वो सॉवरेन नहीं है, और जो लॉबी अभी सत्ता में बैठी है वो चाहती है कि अमेरिका सॉवरेन बने, और जो जिन जिन का हिस्सा है अमेरिकन फेडरेशन में वो हिस्सा निकल जाए। तो अगर मैं ये मूव देखने जाऊँ तो मुझे लगता है ट्रम्प खुल के रशिया के सामने कुछ नहीं बोल रहे, चाइना के सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन यूरोपियन देशों के सामने बोलते हैं। अब नाटो के सामने उनका रिश्ता कैसा है? आप रोज़ एक स्टेटमेंट पढ़ते हो कि आप आए हो, आप बुज़दिल हो, आप नहीं आए हो, आप वॉर में शामिल नहीं हो रहे हो रहा है ना। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। आपने बताया कि अमेरिका सॉवरेन नहीं है, थोड़ा सा उसको और डिकोड करेंगे क्या है? जैसे सिंगापुर है, कंपनी जैसे चलती है वैसे, कि अमेरिका में सारे माइग्रेंट है, तो बाहर से आए हुए लोग और जो पावरफुल लोग हैं उनके शेयर्स है उनके फेडरेशंस में, तो उनका इंटरेस्ट अमेरिका में है। वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अमेरिका की क्या पॉलिसी रहेगी, उनके दोस्त कौन होंगे, दुश्मन कौन होंगे, वैसा तय होता है। और वो जो तय करते हो पूरी दुनिया पे लागू हो जाता है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ बट आप एग्जाम्पल तो ऐसे ही दे रहे हो कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ गया उसको फिर ये लोग दिखता है आपको। एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ? अभी क्यों ईरान में हुआ? ईरान ने क्या किया था? तो हुआ ना, उनको लगता है न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहिए, वो इमीडिएट कारण था, थ्रेट थी। पर मेरा मानना है कि जो पूरा पेट्रोलियम की लॉबी और जैसे पेट्रो डॉलर की चीज़ें चल रही है वो कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, फाइनेंशियल पॉलिसी के लेवल पे क्या होगा, बिटकॉइन क्यों आया, बिटकॉइन क्यों जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्यों चल रही है, ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए मैम, जब ये सब चल रहा है तो मेरे जहन में अब बातचीत करते हुए दो बयान आते हैं। पहला, देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे वो कहते हैं कि तैयार रहना होगा, कोरोना जैसी तैयारी हमने कर रखी है, एक तरीके से आगाह कर रहे हैं देश को। और दूसरी तरफ आउट ऑफ नोवेयर अब्दुल बासित जो पूर्व हाई कमिश्नर है भारत के पाकिस्तान के, यहाँ पे दिल्ली भी स्टेशन थे वो, उनका बयान आता है कि अगर हमारे पे बम गिरा तो हम भारत पे उसके शहरों पे बम गिराएंगे। ये कैसे हो रहा है? जैसे क्या इनका कुछ है, मतलब एक तो पीएम वाले बयान को लेके कि वो चिंता, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हम भारत पे अटैक करेंगे, तो कहाँ से आ रही है बात? भारत पे क्यों अटैक करेगा? भारत से तो अभी कोई वो विवाद नहीं चल रहा है। जंगल में आग लगी है, आपका गांव बगल में है, तो आपके गांव तक आग आएगी कि नहीं आएगी? पाकिस्तान तो पड़ोस में है ईरान के, तो हमारा ईरान कौन सा दूर है हमसे? अगर ईरान की आग गल्फ के खाड़ी के सारे देशों में गई है ना। बिल्कुल। दुबई पे हमला हुआ, कतर पे, बहरीन पे, हर जगह हुआ ना। तो जिसका पलड़ा बहुत वीक है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, तो आग हम तक आ सकती है। और प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत सही कहा, कि युद्ध जैसा जो अपने घर के बगल में लगा है, आपका घर, आपका गांव जंगल के बगल में, और जंगल में आग लगी है, तो आपको प्रशासन बोलेगा ना कि भाई हट जाओ वहाँ से, आपका घर जल सकता है। जैसे आपने अमेरिका में देखा, हॉलीवुड में आग लगी थी तो पूरा आधा हॉलीवुड जल गया, बड़ी बड़ी कोठियाँ जल गई, बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ जल गई। तो जंगल की आग घर तक आते हुए देर नहीं लगती। तो ये दूरंदेशी की बात है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आग कहीं जंगल में लगी है, हमारे घर तक आए, तो हमें चौकन्ना रहना है, हमें तैयार रहना। आपको दिख रहा है कि आग बढ़ सकती है? कह नहीं सकते। जिस तरह से अगर हवा हमारी तरफ निकली तो आ भी सकती है। हम तो नज़दीकी है ना, हम उसी भारत पाकिस्तान उस धुरी पे है ना, जहाँ यहाँ ये युद्ध हो रहा है, उस धुरी पे हो रहा है। हमसे ईरान कितना दूर है? हमसे खाड़ी के देश कितने दूर है? हमारा तेल आता है तो अभी तक तो हमें तेल दिख रहा है, पर आप ये भी समझिए, उसका बाहर से जो हमारी बाकी का अनाज भी मंगवाते हैं, हम दालें मंगवाते हैं, हम चावल आते हैं, गेहूँ आते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट आती है जो रोज़मर्रा के जीवन में हमको ज़रूरी है।
अगर जहाज वहाँ से नहीं जा रहा है तो सारे जहाज नहीं आएंगे। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल हमको आगाह कर रहे हैं कि तैयार रहिए, और सही है, ये तैयार रहना चाहिए हमको। बट पाकिस्तान ये अचानक से क्यों कह रहा है कि हम बम मारेंगे इंडिया कोई में? रणनीति की बात है जो आजकल परसों नरसों खुली हो जाएगी। कुछ तो है पर्दे के पीछे। आप बात सही है भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ ही रहे हैं ना, दो देश तो लड़ ही रहे हैं, वहाँ लड़ाई चल रही है, आपको पता है ना। दो बातें आपने जो कही ना वो मुझे बहुत खतरनाक लग रही हैं। पहली बात कि अब ये वॉर रुकेगी तब जब ईरान चाहेगा, ऐसा लग रहा है, हालत देख के, जमीनी हालत देख के ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात आप कह नहीं रही लेकिन इशारा यही है कि और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, जो सवाल आपने पूछे और जो जहाँ से पोजीशन लेकर बात कर रहा है, तो लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई ऐसी चीज़ घट रही है जिससे हमें चौकन्ना रहना चाहिए। फिर मेरा पर्दे के पीछे बात होती तो फिर मुझे वो सीक्रेट सोसाइटी, पर्दे के पीछे का मतलब ये है कि जो बात हमें पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई है, उस बात की बात हो रही है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई संदेश दे रहे हैं, तो हमें, हमारे घर के बगल में आग लगी है पड़ोस में, और वो जंगल की आग है, वो एक घर नहीं जल रहा है, वो जंगल जल रहा है, और उस जंगल से आधी दुनिया जल रही है, तेल से आधी दुनिया परेशान है। तो इकोनॉमी को खा सकती है, अपनी सप्लाई को खा सकती है। आप सोचो, सप्लाई को खा सकती है। अगर तेल आ जा रहा है, हम जुगाड़ कर रहे हैं, पर अगर ये कुछ लंबा खींच गया तो तेल की तकलीफ हो सकती है, ये नेचुरल है। इसमें बुद्धि लड़ाने की क्या बात है कि अगर वो तेल वहाँ से नहीं जा रहा है और अगर वहाँ भयंकर आगे का स्टेप और भयंकर है, तो फिर हमारा तेल पानी अटक जाएगा। हमारा जो वहाँ से बाकी का सप्लाई आता है, हमारा जहाँ ध्यान नहीं गया है, बहुत सारी चीज़ें हमको विदेश से मिलती है ना, हम इंपोर्ट कितना करते हैं, वो जब आप खोज के निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बाहर के कितने देशों से क्या चीज़ मंगवा रहे हैं। और उसमें आप ये भी खोज सकते हो कि ABCDEFG देश से हमारा आयात अगर इतना है तो उसमें हॉर्मोज आता है कि नहीं आता है, वो भी देख लो। तो आप मेरे से ज़्यादा दुनिया को बता पाओगे सच एक्यूरेटली। इसका मतलब फर्टिलाइजर मेरे इफेक्ट पास होगा। है नहीं अभी वो आंकड़ा, नहीं तो मैं इसका मतलब फर्टिलाइजर इफेक्ट होगा। कुछ भी जो भी आप बोले, फर्टिलाइजर इफेक्ट होगा तो बड़े लंबे टर्म में उसका असर होगा कि आज खेती पे अगर फर्टिलाइजर मिल रहा है तो 6 महीने के बाद असर दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा जी। पर अगर आपकी दालें आती है, आपका चावल आता है, आपका दूसरा जो रोज़मर्रा के जीवन का सामान आता है, अगर वो जहाज कहीं अटक गए हैं तो आपके जीवन पे असर हो सकता है, वो हो सकता है। तो आपको चौकन्ना, आपको सब भर के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आँख कान खोल के चलना है। ये रुकेगा कहाँ? ये तो परमात्मा ही जानता भाई। कोई साइन आपको लग रहा है कि ये वॉर रुक जाएगी? नहीं, मुझे आज की तारीख में जब ये सवाल आपने मेरे तरफ दागा तो नहीं लग रहा कि कल परसों नरसों रुक रहा है। ये युद्ध की पूरे विश्व पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आपका सारा सामान महंगा हो जाएगा, आपका तेल पानी महंगा हो जाएगा, आपकी सप्लाई किस तरह से, कहाँ से, कैसे आती है, उसका सारा निर्भर। सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, लगाती रहेगी। हमारी सरकार मजबूत है और मोदी जी का तो बहुत नेटवर्क है, मतलब अच्छे दोस्त हैं उनके हर जगह। तो मैं मान के चलती हूँ कि हमारी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए और होगी। पर अगर 6 महीने से ज़्यादा खिंच गया तो आप ही सोच लो कौन क्या ही कर सकता है। दोस्ती से याद आया कि वॉर के जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर का इजराइल जाना, वो क्या इंडिकेशन था? जितने भेजे उतना इंटरप्रिटेशन है, सरकार खुद ही बता सकती है। पर ये सबसे पहला जो समझ में आता है कि हमने खुले से इजराइल की साइड ली है इस वॉर में। जब हम आए और दूसरे दिन हुआ तो ये समझ में आया कि भाई हम दोस्ती का दावा करके आए और दूसरे दिन युद्ध हो गया। तो हमने अमेरिका इजराइल की तरफ होने का एक परसेप्शन तो बन गया, एक दृष्टिकोण उभर के आ गया। फिर ये अलग है 4 दिन के बाद हम कह रहे हैं कि
ईरान से हमारा तेल आता है, गल्फ से हमारा खाड़ी देशों से हमारा तेल आता है, हमको ज़रूरत है। हम वेनेजुएला से लेंगे नहीं लेंगे, कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता है, पर तत्काल तो वहाँ से ही आता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या निकलेगा वो तो लंबे समय में पता चलेगा, पर आज की ज़रूरत आज चाहिए तो वो कैसे होगा, ये तो प्रश्न हो ही गया था। तो कहीं हम देख रहे हैं कि अब दोस्ती और हम संबंध दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो ट्रेडिशनली हम एक तरफ थे, पर जब इज़राइल का साथ हमने लेता हुआ दिखा तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन ज़रूर उभर के आया था कि हम इस तरफ है कि उस तरफ है। और जब ये एस्केलेट अगर हुआ, होना नहीं चाहिए, हम ये मानते हैं कि इस दुनिया को शांत रहना चाहिए, और बात हिंदुस्तान और तमाम देशों तक पहुंची, तो क्या भारत को टू फ्रंट पे तैयार रहने की ज़रूरत है? हमारे जो जितने पूर्व जनरल हो गए हैं वो बोलते ही रहे। नरवणे साहब ने बोला था, उनके पहले भी बोला था, मतलब 3-4 जितने भी पास्ट में आ गए वो सब बोल रहे थे। हमारे पिछले CDAs भी बोल रहे थे कि हमको दोनों फ्रंट पे तैयार रहना चाहिए। तो ये तो आधिकारिक बयान है। शीला रावल क्या बताएगी? हमारे आर्मी के चीफ बोल चुके हैं कि हमें हमेशा के लिए 2 मोर्चे पे तैयार रहना है, पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ। दोनों, क्योंकि भाई पिछली बार भाई लद्दाख में हमको तकलीफ तो दे ही चुके, छोटी मोटी तकलीफ तो चाइना दे ही रहा है ना। कभी नॉर्थ ईस्ट में देता है, कभी यहाँ देता है, कभी सीधे से देता है, कभी प्रॉक्सी से देता है, तो कर ही रहा है। मेरा मानना है आज चाइना, चीन और रशिया दोनों दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आगे की जो युद्ध की नीति बनेगी उसमें अमेरिका क्या कदम उठाएगा, उसके रिस्पांस में चाइना, चीन और रशिया अपना आगे की गोटी रखेगी रणनीति की। ये चाइना और रशिया वॉर में इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी नहीं बता सकते, अभी तो हाइपोथेटिकल है, इफ एंड बट एंड सो ही है। वर्ल्ड वॉर की तो कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, लग नहीं रहा है। दुनिया में सुलझे हुए लोग हैं बहुत, और उस चीज़ को निपटाने की कोशिश करने की पूरी बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई हिडन मोटिव है तो जब तक वो मोटिव ख़त्म नहीं होगा तब तक ये चीज़ें चालू रहेगी। भाई जानबूझ के तो हम इजराइल और अमेरिका युद्ध में कूदे हैं ना, अनजाने में नहीं किया है, इरादे के साथ किया है। तो फिर इरादे के पीछे का उनका इरादा अभी तक समझ में नहीं आया पूरी दुनिया को। जो आएगा हम तो अभी अनुमान कर सकते हैं, पर जब सामने खुल के बाजी आएगी तो फिर दुनिया रिस्पॉन्ड करेगी उसको। एक जब आपने हाइपोथेटिकल बात कही, एक हाइपोथेटिकल बयान बीते दिनों आप शायद जानती हो या देखती हो, एक खान सर हैं और उन्होंने एक वीडियो में बोला कि ये बहुत बेस्ट टाइम है कि ईरान और उधर अमेरिका उलझा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से उलझा हुआ है, ये बेस्ट टाइम है कि भारत को POK रिक्लेम कर लेना चाहिए। आप सुनती हैं इस तरह के बयान, और जब आप इस तरह की कवरेज करती तो क्या देखो, क्या ये संभव है? संभव सब होता है दुनिया में जी, संभावना तो अनंत है। ये एक संभावना है, और कुछ लोग अगर ऐसा मानते हैं कि हो सकता है तो हो भी सकता है। पर अगर मैं थोड़ा सा उसको जूम करके देखूँ उस घटना को, मानो कल मिल गया हमको, हम ले लिया, और पाकिस्तान से भी हमने निपट लिया, क्योंकि यहाँ अफ़गानिस्तान आजकल दोस्त बना हुआ है हमारा, तो हमने निपट लिया। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि दुनिया के बाकी के देश ये घटना को कैसे लेंगे। इस घटना को रशिया कैसे देखेगा, इस घटना को चीन कैसे देखेगा। तो चीन तो मेरी गर्दन पे सांस ले ही रहा है। तो अगर मैं POK लेती हूँ, अगर भारत लेता है, हाँ, तो चीन क्या करेगा, ये सवाल मेरे मन में आता है। तो आपको डिस्टर्ब करेगा नॉर्थ ईस्ट में? मैंने कहा ना, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। वो तो अपने भारत का एक हिस्सा अपना ही बता रहा है कितने सालों से, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो वो क्या करेगा अगर मैंने कहा पांडे जी चेस लगा हुआ है,
इस शतरंज में कौन सी गोटी कहाँ चलेगी वो उस देश पे निर्भर करता है। और अगला बिल्कुल चौकन्ना होकर देख रहा है कि मैं अभी कौन सी गोटी चलाऊंगा। तो अगर आप पीओके ले लो, हो सकता है हमारा हो भी जाए। और तो बस एक ही सवाल मेरे जहन में आता है, तो क्या चाइना हमको चुपचाप एक प्रदेश पाकिस्तान से काट के लेने देगा? बस ये सवाल आता है मेरे मन में। तो फिर हम अब्दुल बासित के बयान को सीरियस ना लें? नहीं, सबको सीरियस लेना चाहिए। वो भी तो एक ये पूरा जो खेल चल रहा है, गेम चल रहा है, उसके एक कलाकार है। और रातों रात उसको तो अंदर कोई जिन नहीं आया ना कि उठ के उन्होंने एक बयान दे दिया। तो ऐसे बयानों के मायने होते हैं। अब वो चल के क्या निकलेगा, फिर मैं घूम के वही पहुंचता हूँ कि मायने होते हैं, तो फिर ये इसके पीछे होते लोग सारे हैं। बयानों के मायने होते हैं। बयान दिए ही तब जाते हैं जब आपको किसी को संदेश पहुंचाना होता है। ट्वीट तभी होता है जब संदेश पहुंचाना होता है। बयान तभी दिए जाते हैं जब संदेश पहुंचाना होता है। तो आपने सिंबॉलिक संदेश पहुंचाया, तो वो संदेश किसको पहुंचाया वो खोजना चाहिए दिमाग को। और मुझे लगता है भारत सरकार बहुत मजबूत है, चौकन्नी है, और ऐसे बयानों का सामना करने के लिए हर हमेश तैयार रहती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे से एज ए जर्नलिस्ट हमें लर्निंग भी दी कि कैसे हेडलाइन में के पीछे बहुत सारी खबरें छिपी होती हैं, कैसे बयानों के मतलब होते हैं, और वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी बताए कि जब आप गैंगस्टर से मिलने जा रहे हो, जब आप कितना अजीब है कि एक पत्रकार होना कि जब ब्लास्ट हो रहा है सारी दुनिया दूसरी तरफ भाग रही है और पत्रकार ब्लास्ट के साइड पे भाग रहा है। कितना थ्रिलिंग है कि आप यहाँ से बतौर जर्नलिस्ट बैंकॉक जाती हो और छोटा राजन से का इंटरव्यू करने या उसके आसपास के लोगों से मिलने, या दाऊद की मैं मतलब बेटी की वली में मैं इकलौती नहीं, जैसे कोविड हुआ तो आप भी गए कवर करने के लिए। सूरत में प्लेग हुआ था, मैं इंडिया टुडे में थी, लोग सूरत छोड़ के भाग रहे थे, हमने गाड़ी हायर की और हम सूरत जा रहे थे। तो जो वैक्सीन लेकर जा रहे थे तो हमारे डॉक्टर भी कांट फिरते, प्लेग से लोग भागते, तुम अंदर जा रहे हो। मैं इकलौती नहीं, हर पत्रकार का जो अपनी बीट में काम करता है सबका धर्म है। आप लोग भी भागते रहते हो। अच्छा, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर कभी आपसे और समय लूँगा। आपसे मन करता है कि इतनी बात कीजिए, मैम के साथ मैंने काम किया है, लेकिन इनसे जब भी मिलता हूँ तो लगता है कितना जान लूँ। आपके जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म रही और आपके दौर में रही, और अब की जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है, मुझे 100% श्योर है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखती होंगी बहुत सारी चीज़ों से, बट ये बदलाव बुरा लगता है? नहीं, हर दौर का अपना एक पैटर्न है, और हमारे दौर में भी वैसा ही था। जब मैंने शुरू किया तो तब लेफ़्ट और यूनियन और बहुत कुछ चलता था, तो हम ना समझते तो झंडा उठा के हम चली जाते थे। कोई संस्था बंद हो गई, बाहर धरना देने बैठे, फिर कोई आंदोलन हुआ उसको कवर करने गए। और कहीं ना कहीं जैसे आप अभी रिपोर्टिंग करने जाते हो तो आप अपना मत बनाते हो उस चीज़ को, और बहुत पैशनेटली आप कवर करके बोलते हो कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। तो हर रिपोर्टर हर दौर में ये काम करता रहता है, लेकिन रेस में वही टिकता है जो अपनी जड़ें बना सकता है। मैं सिर्फ अभी के दौर में इतना ऑब्जर्व करती हूँ कि गंभीरता से लेने वाले पत्रकार है, जैसे आप करते हो, आप बिल्कुल चीज़ों में घुस जाते हो, आपकी जो नया जानने की ललक है, आप दिमाग खुला रख के अभी आप सुनते हो, सोचते हो, फिर पूछते हो। तो 100 में से 25 लोग ऐसे मिल ही आते हैं हर दौर में कि जो पूरी ऊर्जा को एब्सॉर्ब करते हैं और रेस में आगे चलते हैं। पर बाकी के 75 जो है, जो सिर्फ डिजिटल मीडिया में पैदा हुए हैं, उनका कोई रिसर्च नहीं है। तो अगर आप शीला रावल के बारे में कुछ जानना है और चैट जीपीटी करेंगे, या आप किसी भी सर्च इंजन में मेरी इंफॉर्मेशन निकाल के मेरा इंटरव्यू करेंगे, तो आपको सिर्फ एक आधा डायमेंशन मिलेगा मेरी करियर का, या जो पब्लिक डोमेन में है और जो उस सर्च इंजन ने मेरे बारे में इंटरप्रेट किया है और वो कलेक्ट किया है।
और ज़रूरी नहीं है, मेरा निजी अनुभव चैट जीपीटी से ऐसा रहा, बहुत फ़नी। मैंने चैट जीपीटी को एक दिन बोला, कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे लिस्टिंग भेजी और मैं भारतीयों को ढूंढ रही थी, उसमें उसने 2-4 विदेशियों के भी नाम डाले थे। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला ये क्या है, मैं तो ये, तो उसने मुझे सॉरी बोला कि आप डिटेलिंग करते हैं और आप अलर्ट है, तो हमारी गलती हुई है ये। फिर दूसरा कुछ पूछा, उसमें इंफॉर्मेशन आई, तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और दूसरा एक पता चला, अमेरिकन चैट जीपीटी, डेवलपिंग कंट्री की चैट जीपीटी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की चैट जीपीटी, सब अलग है। सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, सारे सर्च इंजिन वो आपको वहीं परोसते हैं जो वो सोचते हैं कि आपको वो जानना चाहिए। आपको लगता है कि आप एल्गोरिदम में यूनिवर्स में 2 शब्द डाल के पूरी दुनिया के कोने में क्या हुआ आपको मिल जाएगा? नहीं जी, नहीं मिलेगा। तो मेरे जैसे लोग ने तो चैट जीपीटी रखा नहीं है, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो इंटरनेट में पैदा हुए लोग हैं वो इंटरनेट को आखिरी शब्द मान के चलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी करियर में बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है। और पत्रकारिता प्राइमरी इन्फॉर्मेशन से चलती है, उधार की इन्फॉर्मेशन से नहीं चलेगी। आप डिफेमेशन को लड़ते लड़ते मर जाओगे अगर आप पत्रकार हो। अगर आप परसेप्शन के लिए पत्रकारिता कर रहे हो, आपका मैं चला रही हूँ, मेरा ये चला रहा है, उसका वो चला रहा है, तो ठीक ही है, आप परसेप्शन की गेम में हो और आप परसेप्शन चला रहे हो और स्पिन करते रहते हो उसको, तो दैट्स ओके। क्योंकि जब तक देश काल घटना जीवित है तब तक परसेप्शन को वीव करते रहेंगे, पर वो नहीं है तो कुछ नया आएगा। तो जो रिसर्च प्राइमरी नहीं करता है और पत्रकारिता में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे अपना करियर खड़ा करना चाहता है, उनके लिए बहुत आगे जाना मुश्किल है। मान लो कल को 1 महीने के लिए ब्लैकआउट हो गया, 15 दिन के लिए इंटरनेट का ब्लैकआउट हो गया, क्या करोगे आप? आप जैसे लोग झझूमते हो, स्क्रिप्ट भी लिखना जानते हो क्योंकि आपने स्टोरी लिखी है, आपको पता है। अभी ज़मीनी रिपोर्टिंग करने लगे हो, आप प्रोडक्शन से रिपोर्टर बने हो, तो आपको पता है कि चलो इस यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो यहाँ तो हम, क्योंकि आप बहुत बंदर पे जा कर रहे हो ना, घाट घाट का पानी पी के, तो आपको पता है कुछ तो निकालूंगा मैं। पर जो सिर्फ यही करके बैठा है, उसको लगता है कि यही में करेंगे तो उसका क्या होगा। तो 100 में से 25 हमेशा हर जनरेशन में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दे आर ब्रिलियंट, दे रन द मैराथन, और बाकी के लोग बीच में आते हैं, हवा में विलीन हो जाते हैं। क्या बात है मैम, आपने कहा कि ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल बहुत सारी, और हम भी कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ सके। मैं आपसे अगर रिकमेंडेशन मांगूं स्पाई वर्ल्ड को समझने के लिए, अभी नहीं दे सकती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, आई विल नॉट वॉन्ट टू नेम नेम्स। समय बहुत डेलिकेट चल रहा है, मैं इस तरफ का बोलूँ तो वो नाराज़, उस तरफ का बोलूँ तो वो नाराज़। तो प्राइवेट में बोल सकती हूँ, मैं ओपनली आपको पूरी दुनिया के सामने अगर 2 नाम लूँ, आई विल नॉट वॉन्ट टू डू दैट। क्राइम वर्ड से जुड़ा हाँ, तो हाँ। आपकी बुक है। जो मैंने किताब लिखी है भाई, वो तो मेरे अनुभव है। हाँ। जिन लोगों के बारे में लिखी है उसमें से एक ही जीवित नहीं है, बाकी सब जीवित है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं आपकी जीवनी लिख रही हूँ, बायोग्राफी, मेरे परसेप्शन से, तो आप मुझे कौन से कोर्ट में नहीं खींचोगे। सब जिंदा है, सिर्फ इकबाल मिर्ची जिंदा नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। उम्मीद करता हूँ माय प्लेजर टू। दर्शकों को बहुत मज़ा आया होगा, और जो स्पाई वर्ड को समझना चाहते हैं उनको थोड़ा हिंट मिला होगा कि कैसे दुनिया काम कर रही है। और आपको दाऊद के बारे में पता लगा, आपको बाकी गैंगस्टर के बारे में पता लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा पता लगता है आपको जो ये वॉर चल रही है उसके पीछे के गेम्स क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जा कर के क्या हो सकते हैं। और जो
मैम बता रही हैं वो बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं और कुछ बताती भी हैं कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगती तो शीला मैम को थैंक यू कीजिएगा। शीला रावल मैम बहुत ग्रेसफुली हमारा उन्होंने न्योता स्वीकार किया और ख़ुद ड्राइव करके आई हैं हमारे स्टूडियो। जब मैंने बोला कि मैम हम आपके लिए कैब करते हैं, तो बोले कि मैं छोटा राजन और दाऊद से मिलने जा सकती तो तेरे ऑफिस नहीं आ सकती क्या। गुजरात में जन्मी, मुंबई दिल्ली में काम किया और बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू, माय प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू सो मच। न्यूज़ पिंच को अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टेबल टॉक हमारी जो नई सीरीज़ है कैसी लग रही है इसको भी बताइएगा। थैंक यू।